प्रणाम। समस्त महाजन અને करुणा फाउंडेशन ट्रस्ट आयोजित आज के वेब सेमिनार में जो कोई भी उपस्थित है वो सबका हार्दिक स्वागत है। आने वाले दिनों में हमारे देश के अंदर एक त्योहार आ रहा है जिसका नाम है मकर संक्रांति। अपन सब जानते हैं, लेकिन उसी दिन बेजुबान पक्षियों जानवरों को कुछ न कुछ इंजर्डनेस आती है, तो वो लोग को कैसे ट्रीटमेंट दिया जाए, वो त्योहार के हिसाब से ही मनाया जाए। लेकिन ये जो पशु पक्षी है उसको कोई भी तरीके से उसको कुछ भी तरीके का घायल ना हो। अगर घायल होता है तो उसको कैसे इंस्टेंट ट्रीटमेंट दिया जाए, वो सब प्रकार की माहिती हमारे आज के 3 माननीय सम्माननीय आदरणीय अतिथिगण उपस्थित है। आदरणीय डॉक्टर परीख साहब जो आनंद यूनिवर्सिटी के डीन है, आदरणीय श्री गिरीश भाई शाह जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड के सदस्य है भारत सरकार के, और ये जिसका जीवन ही एनिमलों की पशु पक्षियों की सेवा है, वैसे हमारे आदरणीय श्री मित्तल भाई खेतानी जी। पहले बारी बारी से तीनों जो आमंत्रित मेहमान है वो हमको मार्गदर्शन देंगे, हमको पूरी परिस्थिति से वाकिफ करेंगे, इसमें क्या क्या कर सकते हैं और जगत आज कौन सी जगत पे आगे बढ़ रहा है, उसमें क्या करना चाहिए, वो सब के अपने को माहिती देंगे। ये सेमिनार को मेरे साथ अगर आपको कुछ भी बातचीत करना है तो प्रतीक भाई सांगानी भी उपस्थित है, वो भी आपको माहिती या मार्गदर्शन देंगे। ये प्रोग्राम में बहुत सारे एनिमल लवर्स, वेटरनिटी डॉक्टरों के जो बोल सकते कि अपने देश के सोल्जर की तरह ही मैदान में आ गए हैं सेवा प्रदान करने के लिए, वो सबको कुछ भी बातचीत पूछनी है तो तीनों आदरणीय अपने मेहमानों का मार्गदर्शन मिलने के बाद, उसका आशीर्वाद लेने के बाद जिसको भी क्वेश्चन पूछना है वो आप उंगली ऊपर करना या तो मैसेज करना। तो प्रतीक भाई संगानी आप सबको बारी बारी के बाद एक सबका क्वेश्चन, आप नाम बोलना, जिसके साथ आपको बात करना है, जिसके बाबत में माहिती लेना है, आपको तुरंत ही आपका क्वेश्चन का जवाब देंगे। वेब सेमिनार शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम जिसका आशीर्वाद और जिसका मार्गदर्शन, जिसका तजुर्बा अपने को लेने का है, वो आदरणीय श्री परीख साहब को आमंत्रित करते हैं। जय जिनेन्द्र, नमस्कार। आज का जो ये वेबिनार है और जिन्होंने आयोजित किया है, ऐसे समस्त महाजन संस्था मुंबई और करुणा जो ट्रस्ट जो बरसों से एनिमल हेल्पलाइन चला रही है, हॉस्पिटल चला रही है, उनके माध्यम से ये जो सेमिनार हो रहा है, खास करके मकर संक्रांत और उत्तरायण के में जो बेजुबान पक्षी है जो घायल होते हैं, उसको कैसे सारवार देना चाहिए, उसको कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, उस पक्षियों को कैसे मतलब ट्रीटमेंट देना चाहिए, उस विषय के ऊपर जो है आज का मेरा वेबिनार है। आप लोगों को पहले तो मैं ये अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि यहाँ पे मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में आनंद वेटरनरी कॉलेज में प्रोफेसर एंड हेड सर्जरी डिपार्टमेंट हूँ और यहाँ लास्ट 15 ईयर्स से 15 साल से गुजरात के और गुजरात बाहर के जो एनजीओज हैं उनके साथ में जुड़े हुए जो भी जीवदया से रिलेटेड कार्य है वो यहाँ से हम लोग यथा प्रदान उनको सेवाएं दे रहे हैं। और खास करके ये जो उत्तरायण के सिलसिले में उत्तरायण के संलग्न जो भी पक्षियों पूरे गुजरात के अंदर हमारे जो है यहाँ वेटरनरी डॉक्टर्स की एक ट्रेनिंग कॉलेज है, यहाँ से डॉक्टरों को ट्रेनिंग दे के वहाँ भेजते हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं ज्यादा टाइम व्यय नहीं करूंगा और मैं सीधा जो टेक्निकल टॉक है, जो मैनेजमेंट एस्पेक्ट है, जो सारवार करना है, कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में सीधा जाऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा पीपीटी जो है, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसको जरा शेयर किया जाए, सो आई कैन आई मीन केम स्ट्रेट टू द प्रेजेंटेशन।
पावर पॉइंट अगर शेयर कर सकते हैं तो मैंने भेजा है कुशाग्र भाई शुक्ला को, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे कि वो शेयर करे। शेयर करो। हाँ, सर शेयर हो गया है, स्टार्ट कीजिए सर। हाँ जी, हाँ जी। ये जो प्रेजेंटेशन है वो उसको हम लोग एक तो पहला जो उसमें रोल है वो है हैंडलिंग ऑफ इंजर्ड बर्ड। जैसे बर्ड लेने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए जो जाते हैं वॉलंटियर्स, वो किस तरह से उसको रेस्क्यू करना चाहिए बर्ड को, इसके बारे में। रेस्क्यू करने के बाद वो जब लेके आते हैं और फर्स्ट एड मैनेजमेंट देना है उनको, स्थल के ऊपर या जहीं फर्स्ट एड सर्वंट होता है वो कैसे देना है। तो ये पूरा जो मेरा प्रेजेंटेशन है उसको मैं चाहूंगा कि 3 स्टेप में आप उसको आई मीन डिवाइड कर सकते हैं। 3 स्टेप्स। पहला स्टेप हैंडलिंग और रेस्क्यूइंग, और उसके बाद में जो है उसको मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट देना। और तीसरा जो स्टेप है, अगर ज्यादा इंजरी है उसमें सुचरिंग करना है, उसमें जो टाके लगाना है तो वो कैसे करना है, और उसकी हड्डी टूटी हुई है तो कैसे मैनेज करना है। ये बारी बारी, मतलब एक वन बाय वन ऑल दी स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंड हैंडलिंग ऑफ बर्ड्स ड्यूरिंग इंजर्ड बर्ड, ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो है सबसे ज्यादा जरूरी है ये है कि, नेक्स्ट प्लीज, बर्ड्स जो हैं वो खास करके जो ये पाउडर कोटेड जो धागे रहते हैं और जो पतंग उड़ाने के लिए जो स्ट्रिंग यूज करते हैं वो इससे इंजूर होते हैं। और इसकी इंजरी यहाँ तक गहरी होती है कि कभी कभी वो पूरी पांख काट देता है, और ये जो ग्लास के जो पाउडर से कोटेड रहते हैं और चाइनीज जो मांजा रहता है वो पूरी मतलब तरह से बॉडी में लपेटा जाता है। और जो पक्षी जो है उसमें कभी कभी मतलब खुद अपने को उड़ नहीं सकता है, और कभी कभी इतना ब्लीडिंग भी होता है कि उनकी वजह से उसकी डेथ होती है। हमारे तजुर्बे के अनुसार ज्यादातर पक्षी जो है वो जो इंजर्ड होते हैं उसका मैनेजमेंट भी जरूरी है, और जो भी पक्षी उसके पैर के अंदर, उसके पांख के अंदर जो भी दौरा फंसा हुआ है उसको निकालने का काम है, और उसको फर्स्ट एड देना है, वो भी इतना ही जरूरी है। तो हम लोग जो शुरू कर रहे हैं अभी उसका प्रेजेंटेशन, इसमें जो है 2 चीजें बहुत जरूरी है। एक तो एक कि जैसे पक्षी आप पकड़ते हैं तो उसके बाद में उसको कैसे हैंडल करना है। तो इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड शेयर करेंगे प्लीज। तो ये जो है हमारे पास बहुत सारे पक्षी आते हैं, इसमें से ये जो आपको फोटो दिखाई जा रही है उसमें पांख जो उसका जो एक एंडेंजर स्पीसीज बोलते हैं जिसको, रम्प्ड वल्चर, दैट इज ए व्हाइट रम्प वल्चर, इट इज एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ बर्ड्स which got damaged or which got injured because of the string। तो इसका आप फोटो देख रहे हैं कि उसको पकड़ना कैसे है। उसके आंख को बंद कर दिया गया है, उसके दोनों पैर को पकड़ा हुआ है, और उसकी जो इंजरी आपको दिखाई गई है। सेकंड प्लीज। ये जो फोटो है ये देखने से आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी कि कैसे हैंडल करना है। मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा। ये जो है पी फाउल है, हम जिसको मोर बोलते हैं, तो वो इंजर्ड हुआ है तो मोर को कैसे पकड़ते हैं। बिल्कुल स्ट्रेसफुल नहीं होना चाहिए पकड़ते वक्त। एनिमल को पकड़ना है इतना जेंटली और इतने अच्छी तरीके से, दोनों हाथों से कपड़े में लपेटते हुए, जो भी अगर आपके पास कपड़ा है तो, टॉवेल है तो, या जो भी रेस्क्यूअर जो भी बर्ड को ट्रीटमेंट के लिए और वॉलंटियर्स जाते हैं वो हमेशा बड़े बर्ड के लिए एक टॉवेल जरूर रखे, सो दैट दे कैन वेरी वेल हैंडल द बर्ड एंड दे कैन टेक द बर्ड टू द रेस्क्यू सेंटर। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है कभी कभी इंजरी इतनी गहरी होती है कि उसका जो है लेग चॉप्ड अप हो जाता है। ये जो है आउल का फोटो आप देख रहे हैं, उसके जो है लेग पूरा कटा हुआ है। तो ऐसी भी इंजरी होती है, और ये जो इंजरी को भी आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। ये जो फोटो आप देख रहे हैं वो सब तरह तरह की इंजरी हो रही है। उसमें कभी कभी इतनी ज्यादा इंजरी हो जाती है कि हमको उसका पांख को काटना पड़ता है, उसको पैर को काटना पड़ता है, फिर उसको कैसे मैनेज करना है।
सर्जरी करना पड़ता है, टाँके लगाने पड़ते हैं। तो वो पूरी बातों को मैं आपके बाद, ये सारस क्रेन है, उसको भी इंजरी, इट्स ऑल्सो ए वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज, वो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाया गया, यहाँ उसको ठीक करके फिर बाद में उसको रिलीज किया गया। उसमें फ्रैक्चर हुआ था, प्लेट लगी थी। ये दूसरे जो बर्ड्स है उसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इंजरी के बाद ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये सब इंजरी ऐसी होती है कि कभी कभी अगर वो ठीक नहीं होती है, अगर ज्यादा देर तक उसको ब्लीडिंग हो जाए या ज्यादा टाइम रखा जाए तो उसमें जो है इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं और फिर उनका डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो चीजें हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पक्षी अपने बच्चों को दिया हुआ है और अपने बच्चे राह देख रहे हैं और वो जो है अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए गया है और वो उसको नहीं पता है कि रास्ते में उसको ये पतंग का जो दौर है उसको पकड़ लेगा एंड पक्षी जो मर जाएगा। तो इसी बेजुबान पक्षी वो जब मर जाता है तो उसके बच्चे जो है वो स्टारवेशन की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि वो तो ये देख रहे हैं कि मेरी माँ मेरे लिए खाना लेने गई है, वो क्यों वापस नहीं आई, वो फिर भी कभी नहीं आती क्योंकि वो मर गई है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग। तो ये जो एक माँ की मरने की वजह से उनके बच्चे भी जो है वो तड़प तड़प के मरते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? पहले तो ये कि ये जो पतंग चगाने का शौक है वो हम शौक को मतलब कम से कम करें। हम तो ये कह रहे कि आपको पतंग जो है चगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार देखेंगे, मुझे भी बहुत बड़ा शौक था पतंग चगाने का, लेकिन जब मैं वेटरनरी डॉक्टर बना और मैंने देखा, मैं जब गया तो मुझे देख के लगा कि इतने बर्ड्स इंजर्ड होते हैं, इतने इंजरी। हम लोग अगर ऐसे, अगर आप एक बार किसी कैंप की मुलाकात लो, यहाँ करुणा फाउंडेशन जो राजकोट में मित्तल भाई और ये प्रतीक भाई कर रहे हैं वहां, या फिर कोई भी आप सिटी के अंदर जाओ वहां बर्ड कैंप की मुलाकात लो, तो आपका वहां स्थिति देखोगे तो आपको पता लगेगा कि क्या परिस्थिति है, कितने इंजरी होती है ये पतंग चगाने से। तो आपको भी दिल में उसके लिए दया भावना होगी और आप भी सोचोगे कि यार मेरे को जिंदगी भर अभी ये जो है काम जो है पतंग चगाने का जो है नहीं करना है। तो इस स्थिति, इस हाल तक जो है उसकी मतलब जो है उससे मतलब, और थाउजेंड्स ऑफ बर्ड, एक दो बर्ड नहीं, मैंने देखे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स दे गेट इंजर्ड, दे आर गेटिंग और दे आर डाइड और दे आर बिकमिंग I mean incapable of fly or they are not able to, they become recumbent। और ऐसे जो है इसकी वजह से उनकी इंजुरी उनकी फैटल हो जाती है, वो कभी उड़ नहीं सकते, कभी चल नहीं सकते, कभी पांख हिला नहीं सकते, उनके लिए फिर परमानेंट शेल्टर ही हो जाता है। तो ये सब चीजें जो है आप ये प्रेजेंटेशन में देखेंगे और हाउ टू हैंडल, उसको कैसे हैंडल करना है इसके बारे में मैं आपको मैंने अपने जो स्लाइड्स में दिखाता हूं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये जो है पक्षी कभी कभी दोरा उचकने के बाद कहीं कहीं दोरे फंसे रहते हैं, तो उसमें भी है पतंग मतलब दोरे जो है दोरे की वजह से वो फंस जाते हैं। सो एक बार्न आउल जो है वो जो फ्लाइंग जो काइट का स्ट्रिंग है उसके हुए उस पर हैंगिंग हो रहा है और वो भी एट हाइट ऑफ 30 मीटर्स। तो उसको जो है मतलब रेस्क्यू कराना, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं एनजीओ के साथ जुड़े हुए और जो भी पक्षी बचाव कार्य में लगे हैं, वो वॉलंटियर्स कभी मतलब इलेक्ट्रिक के पोल पे या कहीं इतने बड़े झाड़ के ऊपर ऐसे जो दोरे फंस जाते हैं उत्तरायण के बाद, उसमें जो फंसे हुए पक्षियों को बचाने के लिए पहुंचते हैं और बाय द चांस वहां जो वॉलंटियर पहुंच सकता है तो वो पक्षी बच सकता है, वरना ऐसे पक्षी लटक के खाए बिना दिनों तक ऐसे रहते हैं और वो मर जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज। तो फर्स्ट मैं बात करूंगा आपको हैंडलिंग की। आपके दिमाग में पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हेन आप ये जो काम कर रहे हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं, तो आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है बर्ड्स के बारे में कि काफी लोगों को नहीं पता होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बर्ड्स जो है वो दिन में ही देखते हैं, रात को जो है उनका एक्टिविटी बहुत कम हो जाता है। तो दिन को देखते हैं, रात को उनका एक्टिविटी कम होता है, एक्सेप्ट आउल फैमिली। सब पक्षी में यह रहता है। जो पक्षी आप लाते हैं उसको अगर लाइट जो अगर डिम किया जाए और उसको स्ट्रेसफुल रखना है तो उसको जो है डिम लाइट में रखोगे तो स्ट्रेस कम होगा। इसीलिए कभी कभी क्या करते हैं, पक्षी को पकड़ने के बाद अपने जैसे सॉक्स रहते हैं, उसका मोजा रहता है जो हम पहनते हैं,
ऐसे पुराने मोजे को उसको ढांक देते हैं, उसकी आंख पे लगा देते हैं। सो वो जो लाइट है सीधी चली नहीं जाती है उसकी आंख में। और फिर उसको आप हैंडल करके बर्ड्स को, या तो उसको हेड के हैंडल कर सकते हैं, उसको फीट से एंगल कर सकते हैं, उसके विंग से हैंडल कर सकते हैं। और फिर उसको जैसे ही, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेशर नहीं देते हुए, बहुत ही जेंटल वे में, स्ट्रेस न रहे ऐसे उसको, या तो हैंडकरचीफ से या कोई टॉवेल से, और कुछ रैप्टर बर्ड्स हैं जिसको आप रबर ग्लोव्स पहन के और लेदर के ग्लोव्स पहन के आप हैंडल कर सकते हैं। और उसको हैंडल करके धीरे से, आपके पास अगर कोई केज है, आपके पास कोई अगर एक ऐसा जो प्लास्टिक का जो आता है केज, और अपना जो बोलते हैं कैरी बैग, और एक जो बैग रहता है उसके अंदर आप ले जा सकते हैं, और बास्केट के अंदर। और फिर भी आपके पास कोई अगर ऐसा बड़ा खोखा है जिसमें 2-4 काने लगा के, और उसमें आपको बर्ड को रख सकते हैं, और फिर पूरे खोखे को, और जो आपके पास जो कार्डबोर्ड वाला बोर्ड है, या जो भी आपके पास जो है, उसको आप उसके साथ में रेस्क्यू सेंटर पे जा सकते हैं। तो हैंडलिंग ऑफ द बर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दिमाग में आपके रहना चाहिए कि उसको स्ट्रेस न रहे, ऐसे कैसे हैंडल करें। नेक्स्ट प्लीज। तो ये जो फोटो दिखाए जा रहे हैं, उसमें पहले रूल्स ऑफ एंगेजमेंट्स, क्या उसके रूल्स है। पहले जब आप इस कार्य से जुड़े हुए हैं और इस वॉलेंटियर के तौर में या डॉक्टर के तौर पे जुड़े हुए हैं, तो आपको पहले सब प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको, आपके पास सब जो मेडिसिन चाहिए, जो भी सप्लाई चाहिए, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, वो आपको सब रेडी रखना चाहिए। और वॉलेंटियर्स है तो आपके पास लेदर के ग्लव्स होने चाहिए, क्योंकि सम ऑफ द बर्ड्स दे आर रैप्टर्स, दे मे बाइट यू। तो उनको हैंडलिंग के लिए आपको लेदर ग्लव्स होना जरूरी है। कभी भी आप जब भी बर्ड हैंडल करने जाइए तो एक पूरा टीम बना के 2 लोग या ऐसे रहना चाहिए, और बिल्कुल शांत परिस्थिति में उसको हैंडल करना चाहिए, कोई आवाज वगैरह नहीं आना चाहिए। और मैंने देखा है कि कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़ा बर्ड होता है, तो आपको अगर कभी कभी जरूर पड़े तो एक ब्लैंकेट लेके आप बड़े बर्ड के पकड़ने के लिए जाइए। तो ब्लैंकेट आप उसके ऊपर डाल के उसको धीरे से हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो फिड़फिड़ाता है, और वो जो उसकी वजह से वो ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ यू, और उसकी वजह से कभी कभी जो है वो जो इंजरी ज्यादा होती है। तो टॉवेल या एक ब्लैंकेट आपके पास रह के उसको बड़े बर्ड को पकड़ना चाहिए। कभी भी बर्ड के साथ के आई कांटेक्ट से देखना नहीं चाहिए। आपने बर्ड आपके पास है तो अपनी आंखें उससे आंखें मिलानी नहीं चाहिए, वरना उस पर स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बर्ड्स का टेम्परेचर जो है वो अपने टेम्परेचर से भी कम होता है। तो जैसे आप बर्ड रेस्क्यू कराते हैं तो उसको जो है, कभी कभी स्ट्रेस में है और शॉक कंडीशन में है, तो उसको हीटिंग पैड पे रखने से उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा बढ़ता है, और वो जो उसके जो बॉडी की एक्टिविटीज है, मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो बढ़ता है, और इससे उसकी जो है रिवाइवल जो है, उसके जीने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। कभी कभी उसको एक 25 वाट बल्ब या कोई उसके नीचे रख दिया जाता है एक कमरे के अंदर, तो उस गर्मी की वजह से वो उसमें जो गर्मी फैलती है, और वो उसका जो है रिवाइवल, वो जो स्ट्रेस में से बाहर आ सकता है। कभी भी अगर आप कोई केज में जाते हैं बर्ड को पकड़ने, और वहां पर्चेस लगे हैं, आपने कोई ऐसा रखा है पर्च कि उसको बैठने के लिए, तो उसको एक साइड में करके उससे इंजरी ना हो, इस तरह से बर्ड को पकड़ना चाहिए। तो ये पॉइंट्स जो है आप अपने माइंड में रखें जब आप इस वॉलेंट्री और डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, व्हेन यू आर अप्रोचिंग बर्ड फॉर ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्लीज। तो ये बर्ड को पकड़ने का एक फोटो दिखाया गया है आपको, कैसे पकड़ना है बर्ड को। आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे ऐसे पकड़ना है। कोई एडल्ट बर्ड है तो एडल्ट बर्ड को पकड़ने के लिए उसका बीक, क्लॉ और लेग्स किस तरह से पकड़ते हैं, टॉवेल रख के आप पकड़ सकते हैं, और अपने हाथ से अगर छोटा बर्ड है तो पकड़ सकते हैं। और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बर्ड को पकड़ के किसी लार्ज कार्डबोर्ड के बॉक्स में रख के उसको आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। ऐसे ही आप पकड़ के सीधे नहीं चले जाएंगे, उसको कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में रखेंगे, और उसको एक प्लास्टिक का जो हम लोग जो बास्केट बोलते हैं, पास प्लास्टिक के, वो बास्केट के अंदर रख दो, बास्केट बंद करो और फिर उसको लेके चलो, तो उनका स्ट्रेस बहुत कम होता है। नेक्स्ट प्लीज। ये सब फोटोज आपको हैंडलिंग ऑफ बर्ड्स के बारे में दिखाए गए हैं। जैसे अलग अलग तरीके के बर्ड को हैंडलिंग के लिए आपको पीछे से, जैसे आउल है तो उसको यू हैव टू अप्रोच फ्रॉम बिहाइंड, और उसके जो है हेड और उसके दोनों पैर वो, और
उसकी जो पींछ है वो आप पकड़ लोगे एंकल से और उसको अच्छी तरह से फर्मली, तो फिर वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा और अच्छी तरह से सांस भी लेगा और आप उसको ट्रांसपोर्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। सो अलग अलग प्राणी जो रहते हैं, जिसमें एक ये जो इंसेक्ट ईटर जो छोटे वाले बर्ड रहते हैं, बहुत ही लॉरिकिड्स और जो बोलते हैं हम बजरीगर और ऐसे छोटे बर्ड, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? स्कूप देम विथ योर हैंड्स वेरी वेल, जेंटली आपको उसको स्कूपिंग करना है 2 हैंड से, 1 हैंड से, और उनके जो लेग्स हैं उसको अपने फिंगर से दबा के रखना है थोड़ा बहुत, और फिर उसको आप ट्रांसपोर्ट करके मतलब उसको ले जा सकते हैं, और उसको जो ड्रेसिंग करना है और ये करना है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बड़ा बर्ड है आपके पास, जैसे कि आपके पास कोई लॉरिकिड्स है, पैरट्स है, तो उसको कैसे पकड़ना चाहिए? यहाँ फोटो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दोनों हाथ से, एक हाथ से आप देखोगे आपका लेफ्ट हैंड उसके जो है नेक पे है, और अपना जो राइट हैंड है उसकी, उससे आप उसने दोनों पांख और दोनों पैक उसके दोनों लेग को पकड़ना है, तो वो जो है आराम से आप उसको हैंडल कर पाएंगे और उसका ड्रेसिंग कर पाएंगे। यू कैन यूज ए टॉवेल ऑल्सो, आप टॉवेल से भी पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो फोटो दिखाया गया है, ज्यादातर पिजन्स जो आते हैं, वो जो सबसे ज्यादा इंजरी पिजन्स को होती है ये मकर संक्रांत में, और पिजन को पकड़ने के लिए आपको दोनों हाथ का उपयोग करना है। दोनों हाथ से आपको जेंटली और उसको ग्रैब करना है, जैसे दोनों हाथ से पकड़ते हैं, और फिर आप उसको ले जा सकते हैं जहां उसको ले जाना है, क्योंकि ये अगर हैंडलिंग आपने ज्यादा प्रेशर दे दिया तो भी उसको, उसके सांस रुक सकते हैं, उसको प्रेशर हो सकता है। तो आप उसको दोनों जो उसकी पांख है उसको सेंटर से अच्छी तरह से ग्रैब कर लीजिए और धीरे से उसको पकड़ के ले जा सकते हैं। दोनों जो पैर जो है उसके, वो भी आपके कंट्रोल में रहेंगे और वो फड़फड़ाएगा नहीं, और धीरे से आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये टॉवेल से आप हैंडलिंग कर सकते हैं। स्लाइड्स चेंज हो गए भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अभी आगे चला गया, मतलब जो बड़े बर्ड्स रहते हैं, बड़े बर्ड्स, जैसे कि उसको आप नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बहुत स्क्रॉल मारे करवानो तो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये प्रेजेंटेशन आपका गलत हो रहा है कहीं पे, ये प्रेजेंटेशन आपका डाउनलोड ठीक नहीं है। मैं यहाँ से मैं शेयर करता हूँ प्रेजेंटेशन सो दैट एवरीबॉडी कैन सी। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप अगर नहीं होता है तो स्टॉप शेयरिंग करना। अभी शेयर हो रहा है सबको? मेरा प्रेजेंटेशन शेयर हो रहा है सबको? नहीं हो रहा सर। ठीक है, मैं अभी कराता हूँ, एक जस्ट अ मिनट। फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग इस लाइव वेबिनार को देख रहे हैं। सबसे विनती और प्रार्थना है कि सभी इसको शेयर फॉरवर्ड करें। ये इंस्टाग्राम पे भी लाइव हो रहा है, समस्त महाजन के पेज पे भी लाइव हो रहा है, एनिमल हेल्पलाइन के पेज पे भी लाइव हो रहा है, तो बाद में कल शाम तक ये यूट्यूब में भी चढ़ जाएगा। तो ये दूरगामी इसका बेनिफिट हम सब जीवदया प्रेमी लोग साथ में मिलके ले सकते हैं। परीक्षा साहब, आप जब रेडी हो जाए तब आप स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी मैं मेरा प्रेजेंटेशन यहीं से खोल रहा हूँ, तो आपको ये प्रेजेंटेशन यहीं से शेयर हो जाएगा। अभी शेयर हो रहा है सबको प्रेजेंटेशन? यस सर बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है एक बड़ा बर्ड है जिसको आप मतलब हैंडलिंग देख रहे हैं। ये फोटो देखने से आपको पूरे जो है उसके हैंडलिंग के जो फोटोज हैं, अभी हमारे साथ समस्त महाजन के गिरीश भाई शाह साहब भी है। सबको प्रणाम।
हाँ, जय जिनेन्द्र सर जी। ये जो है वो बर्ड को कैसे पकड़ना है उसका फोटोज में आपको क्लियरली इसमें आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी ये जो है पिजन पकड़ने का कैसे, लार्जर बर्ड्स है मतलब बड़ा बर्ड्स है तो उसको ब्लैंकेट या टॉवेल लेके आप जाएंगे और उसको जो है कैसे हैंडल करेंगे आप देखिए, उसको थोड़ा कवर करके उसको हैंडल करेंगे, पूरा बॉडी पे रैप करके उसको पकड़ लेंगे सो दैट यू कैन टेक टू दी सेंटर। और ये जैसे आई मीन जो बहुत बड़े बर्ड है और माइग्रेटरी बर्ड्स है जो यहाँ आते हैं, खास करके मैं ये इसीलिए मुझे याद आ रहा है यहाँ पे कि खंबात करके यहाँ जगह है, वो यहाँ से सिर्फ 35-40 किलोमीटर पे है आनंद से, और वहाँ जो है वो दरियाई बर्ड जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं वहाँ पे, और वो एक दरियाई उत्तरायण वहाँ पे फेस्टिवल यूज करते हैं और वहाँ बहुत ही सारे बड़े बर्ड्स इंजर्ड होते हैं और सम ऑफ देम दे आर माइग्रेटरी बर्ड्स, तो वो इंजर होके आते हैं तो उनकी चांच बड़ी रहती है तो उसको आपको उस पर टैप लगा देना चाहिए और फिर टैप पकड़ जो है उनकी हैबिट। तो ये फोटो आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा। अब मैं बात करूंगा आपको फर्स्ट एड की। फर्स्ट एड मैनेजमेंट, फर्स्ट एड इज द इनिशियल असिस्टेंस और ट्रीटमेंट गिवन टू कॉजुअलिटी बर्ड और इंजर्ड बर्ड। जो डॉक्टर जाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास ये नॉलेज अवश्य होना चाहिए, और जो भी वॉलंटियर्स जाते हैं हैंडल करने उनको भी ये नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे फर्स्ट एड उसको देना है एट द स्पॉट वेयर द बर्ड्स आर रेस्क्यूड। तो ये जो पॉइंट्स हैं उसमें आपके क्या ध्यान रखना है, तो एक तो ये बात कि उसकी लाइफ जो है यू हैव टू प्रिजर्व द लाइफ ऑफ द बर्ड, वो कैसे सेव कर सकते हैं जिस कंडीशन में आपको मिला है और वॉट एवर दी कंडीशन विच यू आर गेटिंग द बर्ड, वो उसमें आप खराब कैसे नहीं हो, हाउ टू प्रिवेंट फर्दर डैमेज, और उसमें रिकवरी कैसे होते हो, ये जो स्टेप है वो उसमें आपको बहुत जरूरी है कि आपको मतलब कैसे कैसे करना है। तो इसमें आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है क्योंकि आप जाते हैं रेस्क्यू करने हैं तो उसके आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यू हैव टू टेक ए क्विक डिसीजन एंड अप्रोप्रिएट हेल्प को कैसे यूज करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भी इंजरी हुई है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप का इंजरी है, किस टाइप की इलनेस है, वेदर देयर इज ए इंजरी टू द लेग, वेदर देयर इज ए इंजरी टू द विंग, या कहीं पे सिर्फ डोरा फंसा हुआ है पतंग का जो जिसको काट के उसको वहीं पे फ्री कर दे सकते हैं। तो ये सब असेसमेंट जो करना है वो आपको क्विक डिसीजन लेना है, या फिर आप सोचते हैं कि इसको ज्यादा इंजरी है, ब्लड बह जा रहा है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है और उसको कोई सेंटर पे ले जाना है, तो ये भी डिसीजन आपको ही लेना पड़ता है। तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और जो ऑब्जर्वेशंस आप ले रहे हैं और उससे कैसे उसको क्विक टाइम के अंदर मतलब आप उसको सेंटर तक पहुंचाना है या शेल्टर तक पहुंचाना है जहां ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसमें आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटीज रखना जरूरी है क्योंकि एक साथ इतने बर्ड्स इंजर्ड होते हैं। तो अगर आपके पास प्रायोरिटीज है तो सबसे बड़ी प्रायोरिटीज ये होती है, तो जो बर्ड आप पकड़ते हैं वो अनकॉन्शियस है तो अनकॉन्शियस बर्ड को आप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए दे सकते हैं, और उसको जो है प्रायोरिटीज में न लेते हुए जो बर्ड अनकॉन्शियस नहीं है बट उसके सांस चल रहे हैं और वो जो है मतलब उसका इंजरी की वजह से वो डरा हुआ है, तो उसको रिकवरी के लिए क्या कर सकते हो आपको, या ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको ब्लीडिंग वाले को कैसे बचाया जाए ये ध्यान देना है। अगर आपको अप्रोक्सीमेट एज पता चलती है तो यंग जो बर्ड्स रहते हैं दे रिकवर वेरी फास्ट, और जो भी बर्ड्स को आप पकड़ने जाते हैं वॉलंटियर्स तो अपने लाइफ को भी वो रिस्क में न ले, क्योंकि मैंने देखा है, आई हैव सीन एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि जो अपने वॉलंटियर्स है वो अपनी जी जान लगा के हैं और वो खुद बर्ड्स को सेव करने के लिए अपने लाइफ को रिस्क में रख देते हैं। मुझे एक एग्जाम्पल अभी भी याद है, हमारे नमो नमो परिवार से एक लड़का जो है रेस्क्यू करने के लिए बर्ड के लिए गया, स्कूटर के अंदर इतना फास्ट आ रहा था कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो आप ये भी ध्यान रखिए कि बर्ड को आप जब लेके जाते हैं रेस्क्यू सेंटर का और वो से उसको ट्रीटमेंट सेंटर की तरफ,
तो आप अपने आप को भी बचाएं और आप अपना बैलेंस नहीं घुमाते हुए जो ट्रीटमेंट देना है वो या तो आप डिसाइड करें और उसको दे। आपको एक चीज याद रखना है, यू हैव टू कीप इन योर माइंड, you have to preserve life but not at the risk of your own life. So this is very important. 3 तरह की कैजुअलिटीज आप नजर आएगी आपको और उसको 3B के नाम से जाते हैं। एक तो सांस लेने में दिक्कत है, ब्लीडिंग हो रहा है, वुंड हो रहा है और बोन्स में उसकी हड्डी टूटी हुई है और उसकी जो है, तो इस there are 3 type of difficulties you will come across when you are going for handling of casualties. क्योंकि ये जो बर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया कि there are 3 type of centers. फर्स्ट सेंटर जो वहां पे इंजर्ड बर्ड को मतलब रेस्क्यू करके रेस्क्यू सेंटर पे ही उसको रिलीज कर दिया जाता है। दूसरा सेंटर की जहां बर्ड्स को ले जाने के बाद वहां सुचरिंग करना पड़ता है और उसको आपको जो है इंडोर करके उसको कुछ दिन रख के उसको फिर से बैक टू नेचर करना है। और तीसरी तरह का सेंटर कि उसको जो है ज्यादा इंजरी है, उसके हड्डी टूटी हुई है, तो उसको मैनेज करना है और उसकी लाइफ ज्यादा खराब ना हो, इस तरह से उसको एंटीबायोटिक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स देके उसको बैंडेज करके उसको प्लान सर्जरी करके, या जो सेंटर्स जहाँ पे जो गैसियस एनेस्थेशिया फैसिलिटी है और जहाँ पे एडवांस्ड ट्रीटमेंट और पीनिंग और सब तरह के फैसिलिटीज और फिजियोथेरेपी वगैरह फैसिलिटी है, वहां उसको भेजने से ये ट्रीटमेंट, हड्डी टूटी है उसको जुड़ना भी और या फिर उसको एम्पुटेशन करना हुआ तो एम्पुटेशन भी होता है। जो है आपको लेना है कैसे उसको हैंडल करना है। पहले तो है जो बर्ड आप पकड़ते हैं तो आप हाउ यू विल जज वेदर द बर्ड इज इंजर्ड और सिक। तो जो भी बर्ड को इंजरी रहती है तो वो उसका प्लूमेज रहता है, उस जो उसके फीदर्स रहते हैं, दे आर रफल एंड दे कीप देमसेल्व्स इन सच ए कंडीशन दैट यू कैन मेक आउट। उसको रेस्पिरेशन में दिक्कत है, वो चल नहीं पा रहे हैं, वो गिरे हुए हैं, उसकी आंखें जो है बंद है, उसकी जो आंखें जो है ब्लिंकिंग हो रही है, उसका जो हेड है वो गिरा हुआ है। कभी कभी जो अच्छे बर्ड रहते हैं वो यार्निंग भी करते होते हैं, मतलब वो अपने मुंह को खोल के सांस लेते हैं और उनके जो रिस्पॉन्सेज जो है, आप उनको कोई भी मतलब वॉइस देते हैं तो वो रिस्पॉन्स नहीं करते, उनका ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, वो खड़े नहीं रह पाते हैं और सम ऑफ द बर्ड्स दे आर अनकॉन्शियस। तो उनको जो है आपको कैसे मैनेज करना है ऐसे बर्ड को, वो समझना जरूरी है। सो एज ए फर्स्ट एडर तो पहले तो आपको जो मांझा फंसा हुआ है उसको काट के उसको फ्री करना है मांझा से। और ये जो मांझा है आपको खींचना नहीं है, आपको क्या करना है, एक छोटी वाली सीजर लेनी है, यू हैव टू यूज स्मॉल सीजर एंड यू हैव टू कट द थ्रेड and you have to cut the thread in a such a way that the birds gets free. There is no pressure on it or you will not pull the thread. अगर आप थ्रेड को पुल करोगे तो उसके पैर को, उसके विंग को ज्यादा इंजरी हो जाएगी। कभी कभी जो मांझा है इतना बुरी तरह से फंसा होता है कि उसको आपको खींचने से ज्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो उसको जो है पहले तो उसको दूर करोगे, जहां से भी ब्लीडिंग होती है वहां पे आप जो टॉपिकल बोट्रोक्लोड करके एक दवाई आती है उसके ड्रॉप डाल दोगे पहले। वो ड्रॉप डालने से इमीडिएटली ब्लड आना बंद हो जाएगा। और बर्ड को कभी भी, जो इंजर्ड बर्ड है उसको पानी से धोना नहीं चाहिए जब शुरू में आता है। यू शुड नॉट यूज वाटर एक्सेसिवली बिकॉज बर्ड्स का टेम्परेचर वो नीचे आ सकता है और इंजर्ड बर्ड में खास करके जो इंजरी भी है और उसको आप पानी दे रहे हैं तो वो मर भी सकता है हाइपोथर्मिया की वजह से। तो ये सब आपको ऑलवेज यू शुड रिमेंबर व्हेन यू आर हैंडलिंग द इंजर्ड बर्ड। अब क्रिटिकल केयर जो है मैं आपको समझाता हूं कि हाउ टू मैनेज ए क्रिटिकली इंजर्ड बर्ड। तो ये जो आपको बताए हैं स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन और डायग्राम, कंट्रोल ऑफ हैमरेज, ऑक्सीजनेशन सप्लाई, थर्मोरेगुलेशन, एनाल्जेसिक एंड एंटीबायोटिक्स, these are the all initial protocols। उसका ब्लड बंद करना है, उसको ऑक्सीजन का सप्लाई कैसे बना रहे, उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहे, उसको एनाल्जेसिक पेन कैसे दूर किया जाए और उसको इन्फेक्शन कैसे ना हो, ये सब चीजें हैं आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी एज ए वेटरनरी डॉक्टर उसको फ्लूइड थेरेपी देना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसको फ्लूइड थेरेपी कैसे दे सकते हैं, उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है तो कैसे दे सकते हैं।
उसको स्टेबलाइज करना है, अगर वो ज्यादा इंजर्ड है तो उसको स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं। स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास फैसिलिटी होनी चाहिए। आपको पता तो उसका अभी 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 हो जाएगा। अभी हो रहा है, पीपीटी शेयर हो रहा है, अभी पीपीटी आप लोगों को शेयर हो रहा है प्लीज। हाँ हो रहा है। Yes, sir. शुक्ला भाई, कुशाग्र भाई हो रहा है शेयर अभी सबको। हाँ, तो फ्लूइड थेरेपी देना है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कैसे उसको दे सकते हैं। तो ये जो फोटो है आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि फ्लूइड थेरेपी बर्ड में कैसे देते हैं। तो फ्लूइड थेरेपी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहले साइज नीडल, स्मॉल साइज, आई मीन 25 to 27 गॉड नीडल यूज करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 5 ml और 10 ml फ्लूइड ही आप लगा सकते हैं उसमें। तो उसका जो जिफाइड रीजन रहता है उसके दोनों तरफ के नीचे भी आप, दैट इज क्रेनियोलेटरल थाई जिसको बोलते हैं, पेल्विक लिम्ब में, वहां पे भी आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। और ये जो ब्रेस्ट का मसल्स रहता है, पेक्टोरल मसल, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट साइट वेयर यू कैन इंजेक्ट इंट्रामस्कुलर और सबकट इंजेक्शंस। अगर आईवी लगाना है, बड़े बर्ड में आईवी लगाना आसान है। आपके पास अगर पी फाउल है या माइग्रेटरी बर्ड है और पैरट है और बड़ा बर्ड है तो उसमें आईवी लगा सकते हैं। छोटे बर्ड में आईवी लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके लिए जैसे कि आपके पास पिजन है तो उसमें आप या तो इंट्रावेनस नहीं बट इंट्राओसियस लगा सकते हैं। इसके जो है बोन जो है वो न्यूमेटिक रहते हैं, एनाटॉमिकली अपने बोन से, जो बर्ड्स के बोन रहते हैं उसके बोन्स के अंदर, क्योंकि उसकी जो फ्लाइट की जो भगवान ने उनको ऐसा बोन दिया है कि बोन के बीच में जगह रहती है, दे आर न्यूमेटिक बोन, एयर रहती है उसमें, तो उसमें आप निडल पे एंटर करके बोन के अंदर आप इंट्राओसियस बोलते हैं उसको सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो कैसे लगाना है, तो आपको जो उसका अल्ना बोन है, इंट्रोसियस कैथेटर, जिसके पास आपके पास स्पाइनल, अगर बड़ा बर्ड है तो स्पाइनल कैथेटर यूज कर सकते हैं, और छोटा बर्ड है तो आप 21 गॉड निडल यूज कर सकते हैं। और इसको आप प्रॉक्सिमल टिबिया से एंटर करके आप उसमें रख के अल्ना जो बहुत बड़ा उसमें रहता है इंट्रामेडुलरी कैनाल, उसमें आप धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप फ्लूइड जाने देते हैं तो उनके शरीर में ये ब्लड पहुंचता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, एनेस्थीसिया के बारे में बात करूंगा। एज ए वेटरनरी डॉक्टर आपको उसका एनेस्थेटिक प्रोसीजर भी पता होना चाहिए। ज्यादातर बर्ड्स जो आते हैं उसको प्रोपेटेशियम इंजरी रहती है, अगले वाला पटेशियम जो है उसका जो फ्लाइंग एबिलिटी है वही ज्यादातर डैमेज होता है। तो इसके लिए आपको ये एनेस्थेसिया ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, उसको आप सिर्फ एनाल्जेसिक ब्यूटारफेनॉल या मेलोक्सिकाम लगा के उसको 2-3 सूचर लगाना है वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इंजरी है, उसके पूरी विंग कट चुकी है और आपको कम से कम आगे पीछे होके 50 टांके लगाने पड़ेंगे या 25 टांके लगाने हैं, तो उस वक्त आप उसको ये इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक डायजेपाम केटामिन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। और आपके पास अगर गैसियस एनेस्थेसिया मशीन है तो इंडक्शन भी उससे दे सकते हैं और मेंटेनेंस भी ऐसे कर सकते हैं। वैसे गैसियस एनेस्थेसिया का मशीन जो है मैंने बताया हर जगह होता नहीं है, ओनली जो टर्सरी सेंटर है जहां आपके पूरे आनंद या पूरे अहमदाबाद में 2-3-4 जगह ही ऐसी है जहां गैसियस एनेस्थेसिया फैसिलिटी अवेलेबल है। ऐसे सेंटर में अगर उसको आप ले जाएंगे जहां बहुत सारी इंजरी है वो उसको स्टेबलाइज करके वहां रिपेयर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सेम डे उसको किया जाए, पहले उसको स्टेबलाइज करके नेक्स्ट डे वहां पहुंचाने से भी ये रिपेयर हो सकता है। तो ये सब चीजें एज ए डॉक्टर यू हैव टू टेक ए डिसीजन कि उसको एनेस्थेसिया देके करना है। ज्यादातर बर्ड को एनेस्थेसिया विंग के सूचर के लिए ज्यादा नहीं देना है, सिर्फ ब्यूटारफेनॉल में ही हो सकता है to fly if the suturing of the propetachial ligament, propetachial tendon is not done properly.
So you are supposed to suture it properly. You should understand किससे suture करना है. तो Vicryl 30 suturing जो threaded के साथ needle वाला suture है वो लेना है. आपको दोनों all interrupted suture लेना है. Interrupted pattern. I have seen particularly those neovets, those who are coming for the first time for the treatment of birds, उनको थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और उनको सिखाते हैं कि कैसे सूचर करना है सही. सूचर की प्रैक्टिस करने के बाद ही वो जो है बर्ड्स में सूचर लगाएंगे. तो एक प्रैक्टिस होना, एक ट्रेनिंग सेशन, हैंड्स ऑन वर्कशॉप, या फिर आप, मेरे पास एक किताब भी है मेरी, तो मैं एक किताब मैंने जो मैनेजमेंट ऑफ इंजर्ड बर्ड वो बनाई है, वो आप लोग चाहे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा और इसकी कोई कीमत नहीं है. मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी भी जिसको चाहिए वो ऑन रिक्वेस्ट में भेज दूंगा. सो दैट दिस at least this should be kept ready or you should read those books. और वहां पे जो डोज, एंटीबायोटिक्स, एंटी इंफ्लेमेटरी, सुचरिंग, वो सब दिया हुआ है कैसे सुचर लगाना है. बिकॉज veterinary doctors, I have seen those who are practicing in large animal or those who are practicing in big animals, they are not able to take sutures. उनको, they have got this kind of handling of birds, they require special type of training. They need to undergo training. They need to undergo reading before attempting for suturing. Because आप लोग डॉक्टर हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपको अगर सुचरिंग नहीं आता है और आपको अगर कोई अगर वहां वॉलंटियर्स अच्छा है उसको सब आता है तो वॉलंटियर से भी आपको सीखना चाहिए. डॉक्टर्स होने के बावजूद किसी से भी सीख सकते हैं आप. मैंने ऐसा देखा है कि काफी वॉलंटियर से बहुत ही अच्छा काम कर लेते हैं क्योंकि वो इतने साल से वॉलंटरी कर रहे हैं, पोते मतलब वो सेवाएं दे रहे हैं, उनको हैंडलिंग का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है. और वो लोग को एक्चुअली उनके जो एक्सपीरियंस का है, हम लोग वेट्स जो है उनको उनका बेनिफिट लेना चाहिए. और हमको हैंडलिंग ऑफ बर्ड्स, न्यूट्रिशनल सपोर्ट कैसे देना है, ये सब चीजें इन लोगों को सीखना चाहिए. और ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर हो गए मतलब हमको लाइसेंस मिल गया और हम जो भी करेंगे वो मतलब वो सही होगा, ऐसा नहीं है. तो और सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, आपको हर चीज को समझना चाहिए, सीखना चाहिए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो, सुचरिंग के फोटो दिखा रहा हूँ. विंग के प्रोपेटेशियम इंजरी का विंग इंजरी हो गई है तो पहले तो आपको उसके जो फीदर्स है उसको प्लग करने हैं. दोनों तरफ जो उसकी पांख रहती है प्रोपेटेशियम, उसको प्लग करके साफ करना है. फीदर्स को ज्यादा प्लकिंग नहीं करना है. जो सूचर के लाइन पे फीदर्स आते हैं उसको ही प्लग करके निकालना है. बाकी के फीदर्स को एक टैप लगा के बंद करना है. दोनों तरफ सूचर करना है प्रोपेटेशियम लिगामेंट को, मीडियल साइड एंड लेटरल साइड. तो बारी बारी उसको आगे और पीछे दोनों तरफ धीरे से इंटरप्टेड सूचर लेते हुए एक के बाद एक आगे पीछे दोनों जगह पे सूचर लेना है. और ऑल इंटरप्टेड सूचर विद द हेल्प ऑफ 30 वाइक्रिल यूज करेंगे क्योंकि वाइक्रिल सूचर मटेरियल स्ट्रांग रहता है, वो जल्दी डिसॉल्व नहीं होता है. और बर्ड्स जो है वो वाइक्रिल के साथ हम लोग यहाँ रिलीज भी करते हैं तो वो इन ड्यू कोर्स द birds themselves they remove the suture material sometimes we have seen and the birds are able to fly or they can be brought back to nature. So आपका बहुत ही महत्व हो जाता है एज ए वेटरनरी डॉक्टर सुचरिंग कैसे करना है. और कभी कभी क्या होता है क्रॉप फिस्चुला, जब खाना वो इसोफेगस के क्रॉप में आ जाता है तो वहां पे इंजरी होने की वजह से खाना बाहर निकल जाता है तो उसका सूचर करना बहुत जरूरी है. तो उसका सूचर्स आपको 2 लेयर में करना है क्रॉप का और इन्वर्टिंग पैटर्न से, बाहर स्किन का और मस्कुलर लेयर का इन्वर्टिंग पैटर्न में सूचर्स लोगे और आप सूचर करोगे. इसके बाद टेस्ट करोगे कि लीक तो नहीं हो रहा है. तो एक क्रॉप फिस्चुला और क्रॉप का जो सूचर है बहुत ही इजी है. आपको उसको क्रॉप के एरिया को स्टेराइल आइसोटोनिक सलाइन सॉल्यूशन से साफ करोगे नॉर्मल सलाइन से और वुंड को थोड़ा डिब्राइडमेंट करोगे. हमेशा ये चीज याद रखना है, अगर आपकी विंग को भी सूचर करते हो, क्रॉप के भी सूचर करते हो, बोन को भी साफ करते हो तो सीजर से थोड़ा सा डिब्राइडमेंट बोलते हैं, रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू, नेक्रोस टिश्यू फ्रॉम द वुंड, ये जो करना बहुत जरूरी है. इसके बाद आप सुचरिंग करेंगे तो रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा एंड दे विल ऑल वुंड्स विल हील विद फर्स्ट इंटेंशन. अब ये बात करेंगे हम पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की, जिसमें ज्यादातर पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि उसको एंटीबायोटिक देना,
एनाल्जेसिक देना, वुंड का ड्रेसिंग करना, बैंडेज करना, और इसको फिजियोथेरेपी दे करके हाउ यू आर रिलीजिंग देम बैक टू नेचर। शेल्टर का भी एक बहुत महत्व रहता है जहां आप रखते हैं, क्योंकि रेस्क्यू करने के बाद या ट्रीटमेंट करने के बाद उसका शेल्टर करना, उसको ट्रीटमेंट देना, उसको ड्रेसिंग करना कुछ दिनों तक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये अगर ठीक से नहीं होता है तो रेस्क्यू कराने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद फिर भी जो है वो रिकवरी फुल नहीं होती है, और बर्ड जो है डिसेबल हो जाता है, फिर से फ्लाई नहीं कर सकता है। तो ये जो चीजें हैं वो आप ध्यान रखेंगे। उसको एनाल्जेसिक्स, मेलोक्सिकाम, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो आप लगाएंगे उसको 3 दिन या 5 दिन तक पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। वुंड का ड्रेसिंग जो है आप सलाइन से या बिटाडिन से करेंगे, स्टेराइल बिटाडिन से, और उसके ऊपर लिग्जिन पाउडर और सिफेलेक्सिन पाउडर उस पे ऊपर डालेंगे, और ड्रेसिंग करने के बाद उसको प्रॉपर तरीके से उसको बैंडेज करेंगे। आपको बैंडेजिंग आना बहुत ही जरूरी है। फिगर ऑफ 8 विंग बैंडेज बोलते हैं। मेरे पास कुछ वीडियो है, आप अगर इंटरनेट पे भी देखोगे तो बैंडेज के वीडियो आपको मिल जाएंगे, बर्ड को कैसे बैंडेज करते हैं। तो विंग बैंडेज फिगर ऑफ 8, सो ये बहुत ही सीखना जरूरी है। सपोज एक प्रोपेटेचियम का इंजरी हुआ है एक पांख में और दूसरे पांख में नहीं हुआ है, तो एक पांख में आप उसको फिगर ऑफ 8 बैंडेज लगा के, सो विंग फ्रैक्चर डिस्टल टू एल्बो, और कभी कभी लक्सेशन ऑफ द एल्बो और कार्पल जॉइंट, इसको भी आप पहले तो उसको फंक्शनल पोजीशन में रखना होता है, नेचुरल पोजीशन में विंग को, और फिर उसको इस तरह से जैसे फिगर ऑफ 8 बैंडेज लगाते हैं, जैसे हम वेटनरी में सिखाते हैं फिगर ऑफ 8 बैंडेज, इस तरह से उसको बैंडेज, और जो आप बैंडेज लगाओगे हो सकता है आपको सेल्फ एडेसिव बैंडेज यूज करना चाहिए। ये जो सेल्फ एडेसिव बैंडेज रहते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, वो चिपक जाते हैं, और आप जब 2 दिन बाद या कभी कभी तो अगर 2-4 सूचर्स हैं तो आप सीधे 4-5 दिन बाद भी खोलोगे तो वुंड जो है हील हुआ नजर आएगा। कभी कभी जो है आपको बैंडेज कर रहा है फिगर ऑफ 8 मैनर, उसमें जो स्टेप्स यहाँ दिखाए हैं, आप इंटरनेट पे उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। यहाँ पे भी स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ऐसे 4 स्टेप में उसको विंग को बैंडेज किया हुआ आपको फोटो है। आप देख सकते हैं कैसे उसको नॉर्मल अलाइनमेंट में बोन की पोजीशन में उसको किया, फिर उसको एक राउंड लगाया, फिर दूसरा राउंड उसको कैसे 8 नॉट करके बैंडेज लगाया। ये बहुत जरूरी है सीखना, और आप उसके वीडियो आपको मिल जाएंगे। दूसरे टाइप के वुंड जिसको बोलते हैं विंग बॉडी रैप, पूरे विंग में फ्रैक्चर है, उसको रिपेयर करिए, सूचर करने के बाद उसको कुछ दिन तक आपको वो यूज नहीं करना है, और फ्रैक्चर हुआ है तो उसको इमोबिलाइजेशन रखना जरूरी है, तो उसको मूवमेंट नहीं देना है। तो हाउ टू अप्लाई विंग बॉडी रैप, ये इस तरह से आप फोटो में देख रहे हैं, ऐसे विंग को पूरा बॉडी के साथ एक सूचर और दूसरा जो है रैप आप पूरे बॉडी के ऊपर लगा दोगे, तो ये पूरा बॉडी रैप विंग जो है एक तरफ की जो इंजर्ड है उसको बॉडी के साथ, दूसरे विंग को आप नहीं करोगे इंक्लूड सूचर में और सॉरी बैंडेजिंग में। तो the leg should be extended, the wing should be folded in a normal flex position and held to the body using a self adherent bandage or adhesive tag, और दूसरे वाला जो नॉर्मल फीदर से उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे उसके सूचरिंग में। कभी कभी रिहेबिलिटेशन, अभी ऐसे इंजर्ड सूचर वाले बर्ड को आप रखना चाहते हैं तो आपके पास एक शेल्टर का अच्छा होना जरूरी है। कुछ दिन के लिए एक अच्छा कमरा या अच्छा आइसोलेटेड प्लेस जहां ट्रीज वगैरह हो, और ऐसा एक शेल्टर आप पसंद कर सकते हैं। मैंने देखा है कि एनजीओज जो है इस मामले में बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अहमदाबाद में और पूरे राजकोट में और पूरे इंडिया में एनजीओज जो काम कर रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। समटाइम्स बर्ड को अपने अपने उनकी जो सेल्फ इंस्टिंक्ट रहती है, कैसे ये आप देखिए इस सारस क्रेन को कैसे एक कंतान का चिट लिया हुआ है, उसका पैर फ्रैक्चर है तो उसको कैसे सपोर्ट करके खड़ा किया गया है सो दैट ही कैन रिमेन इन स्टैंडिंग कंडीशन। ये पिजन जो है उसको भी इसमें रखा गया है और उसको खाना और पानी की व्यवस्था दी जाती है। इन मेजॉरिटी ऑफ द बर्ड्स the level of fear reduced to a great extent when within few days and they started taking food and water normally। उनको अच्छी आइसोलेटेड जगह में उसको रखा जाता है तो वो धीरे धीरे एक बार खाना चालू कर देते हैं, देन दे रिकवर्ड वेरी फास्ट। अपनी जो इंजरी होती है उसमें रिकवरी होने में टाइम लगता है, लेकिन जो मैंने देखा है
बर्ड्स की इंजरी जो होती है इसमें अगर उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है तो 4 या 5 दिन के अंदर सुचर किया हुआ भी वुंड हील हो जाता है, और माइनर सर्जरी वाले तो है 2-3 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। तो आपके जो नॉलेज के अनुसार और जो भी काम करना है, जैसे वाटर बर्ड्स है तो उसको रखने के लिए आपके पास एक थोड़ा सा पॉन्ड होना जरूरी है, उसको फैसिलिटीज और उसके हिसाब से सब उसका मैनेजमेंट, पर्च और रखने की जगह, उड़ने की जगह, ऐसे जगह बना के उनको रख सकते हैं। ये हमने जो है ये फोटोज इसीलिए लिए हैं कि जब हमने शुरुआत की आज से 10 साल 15 साल पहले, तो हमारे पास एक कमरा था, इसके अंदर हमने कैसे सुविधाएं बनाई है, इस छोटा सा पॉन्ड बनाया। अभी तो हमारे पास पूरा एक बर्ड शेल्टर है जहां हम ये काम कर रहे हैं, और हमारे पास रैप्टर्स के लिए, समड़ी के लिए, पिजन्स के लिए, पी फाउल के लिए, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग टाइप के केजेस है। क्योंकि ये जो रखने का है वो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है, वो बहुत ही जरूरी है। अगर उसको आप अच्छे से खाना दोगे, अच्छे तरह से बैंडेज करोगे, ड्रेसिंग करोगे तो वो हिल हो जाते हैं एंड दे कैन बी ब्रॉट बैक टू द नेचर। अगर इसका ध्यान नहीं रखोगे, सिर्फ एक दिन करके छोड़ दोगे, तो कभी कभी वो जो है आपका किया हुआ काम जो है वो गलत हो जाता है। तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, अच्छे शेल्टर पे रखना जरूरी है, अच्छी जगह पे उसको रखना जरूरी है। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज फर्स्ट एड और द suturing, whatever you are doing. As a doctor, you may be doing very good work, but if the post operative management, if you are not knowing how to manage, how to feed, what kind of feed is required, what kind of management is required to relax the bird, to make the bird feel free, stress free and recover fast, this all kind of management plays an important role, vital role in bringing them back to nature. फिर उसको रिलीज करने के बाद छोड़ने के लिए भी जाना पड़ता है। हमारे यहाँ ऑन एन एवरेज हमने देखा है कि करीब एवरी सीजन में 70 to 75 रैप्टर्स मतलब काइट्स आते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स भी हमारे यहाँ जो है ये परियज और जो यहाँ की जो कोस्टल एरिया है वहां से आते हैं, तो उनको रखते हैं, फिर उनको रिपेयर करने के बाद वहां ही छोड़ने जाते हैं, बिकॉज उनकी कॉलोनी वहां पे है। आप पिजन को तो घर के आगे छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप टॉर्क ले आए हैं और आप बड़ा बर्ड्स ले आए, ग्रे लेग गूज है आपके पास बड़ा बर्ड है जैसे कि पेंटेड स्टॉर्क है, तो पेंटेड स्टॉर्क की कॉलोनी जो जहां पे रहती है वहां उसको रिपेयर होने के बाद रिलीज करने जाना पड़ता है, क्योंकि आप गलत जगह पे उसको रिलीज करोगे तो वो बर्ड जो है वापस दे कांट गो बैक टू द नेचर। तो उनको जहां पे भी उनकी कॉलोनीज है जहां से वो मिला था, और वॉलेंटियर्स से पूछते हैं कि भाई इस बर्ड को रिलीज करना है तो कहाँ लिया जाए, तो इस तरह से उसको रिलीज कर सकते हैं। तो ये जो है ये सब चीजें मैंने जो आपको बताई है वो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। आपको अगर डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम लोग दे देंगे इस प्रोग्राम के अंदर, जो आपको क्या करना चाहिए एज ए रेस्क्यूअर। अगर आप रेस्क्यू वर्क में जुड़े हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स ये बनाए गए हैं। एक बार मैं फिर से उसको आपको सामने दोहराता हूं। आप काइट फ्लाइंग जो है, अगर आपको बहुत ही शौक है तो एंजॉय काइट फ्लाइंग ओनली ऑन फेस्टिवल डेज, और वो भी कब, जब बर्ड्स बाहर नहीं निकलते हो। सुबह में 9 बजे से पहले नहीं, शाम को 5 बजे के बाद नहीं, या 4 बजे के बाद नहीं, क्योंकि उनका जो है बर्ड्स का नेस्ट में वापस आने का और खुराक के लिए उनको बाहर जाने का टाइम ये रहता है। फ्लाई काइट्स अवे फ्रॉम ट्रीज एंड इलेक्ट्रिक एंड टेलीफोन वायर्स, बिकॉज आपने उसका जो मांझा है वो ट्रीज पे या इलेक्ट्रिक के पोल पे लग जाते हैं, फिर दिनों तक वहां रहते हैं और इसमें जो है बर्ड्स फंस जाते हैं। आप जैसे इंजर्ड बर्ड को देखते हैं तो उसके नियर जो कॉल सेंटर है वहां पे जाकर के उसको इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, या फिर आप ले जा सकते हैं तो एक बास्केट के अंदर या उसको पकड़ के उसमें रख के आप ले जा सकते हैं। जो भी बर्ड इंजरीज के अंदर जो एनजीओस काम कर रहे हैं उनके साथ आपको कोऑपरेशन रखना चाहिए, क्योंकि वो अपना घर का काम नहीं कर रहे, वो अपना टाइम बिगाड़ के वो अपना टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, सेवा में सार्थक कर रहे हैं। तो उनका आपको हाथ बढ़ाना चाहिए, हो सके उसका इनका मदद करना चाहिए, बिकॉज दे नीड योर फाइनेंशियल सपोर्ट, दे नीड योर physical support, and they also need your time, because once you will be there then they will be able to shave more and more bird.
और कभी भी उत्तरायण होने के बाद में भी जितने जो दौरे लगे रहते हैं धागे वहां ट्रीज के ऊपर या पोल के ऊपर, उसको भी अपने विसिनिटी में कम से कम निकाल के रखना चाहिए। और हैंडल जो भी करना है बर्ड्स को, वो जेंटल हैंडलिंग करिए। इंजर्ड बर्ड को जो है आपको सुटेबल पोजीशन पे, जहां पे शेल्टर पे ट्रीटमेंट होती है, वहां ले जाए। उसको ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस ना हो, वैसे फ्लटरिंग ना हो, इसके लिए क्लॉथ अपने पास रखना जरूरी है। एक बास्केट होना, छोना कार्डबोर्ड होना, और ऐसे काफी जो एनजीओ से वो बास्केट वगैरह रखते हैं, उनसे आप बास्केट मांग के अपने पास रख सकते हो, सो दैट व्हेन यू गेट द इंजर्ड बर्ड यू कैन टेक देम इनटू बास्केट एंड गो टू द शेल्टर। इट इज जस्ट ए सेवा, इट इज ए वॉलंटरी वर्क। और ये एक ऐसा अच्छा काम है जो अगर आप 2 बर्ड या 3 बर्ड या 10 बर्ड आप उसको रेस्क्यू करके बचा पाते हैं, तो आपको जीवन में ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अच्छा काम किया है। सो ये लाइफ जो अभय दान देना या जीवत दान देना और जीव दया करना, ये बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है। और जो भी संस्था इसके अंदर लगी हुई है, जो भी लोग हैं, जैसे हमारे समस्त महाजन के गिरीश भाई हैं, ये जो मित्तल भाई खेतानी है, ये प्रतीक भाई, जो उन्होंने तो जीव दया का बेख ले लिया है। गौशाला, पांजरा पोल, किसी भी तरह का जो ऐसा काम है तो उसको पूरे लाइफ उन्होंने डोनेट, मतलब जो उसमें लगाई हुई है। तो ऐसे लोगों को आपको सपोर्ट करना चाहिए, और जो भी ऐसी संस्था है उसके हो सके ऐसी उनको मदद करनी चाहिए। आप क्या नहीं करना चाहिए, एक तो ग्लास कोटेड जो मांझा रहता है और चाइनीज मांझा रहता है, अगर कोई यूज कर रहा है सिंथेटिक मांझा, तो आपको उनको समझाना चाहिए, उनको ये ग्लास कोटेड और सिंथेटिक मांझा और चाइनीज मांझा नहीं यूज करने का बोलना चाहिए। और फ्लाइंग जो है उनको बोलना चाहिए कि सुबह 9 बजे से पहले और 4 या 5 बजे के बाद आप फ्लाइंग ना करें। अगर आप उड़ाना ही चाहते हो पतंग, फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहते हो, तो ड्यूरिंग डे टाइम, आफ्टरनून में और इस टाइम के अंदर कर सकते हैं। कभी भी कोई भी इंजर्ड बर्ड मिले तो उसके ऊपर पानी नहीं डालेंगे और उसको पानी पीने का नहीं देंगे, उसके माउथ में भी पानी नहीं देंगे, क्योंकि इंजर्ड बर्ड की कॉन्शियस नहीं रहते। कभी कभी जो पानी है वो ट्रेकिया में चला जाता है और एस्फेक्सिया होकर मर जाते हैं। बर्ड को जो है सडन मूवमेंट्स, नॉइज, हैंडलिंग, ये सब पसंद नहीं होता है। दे आर फ्री रेंजिंग, दे आर फ्री फ्लाइंग बर्ड्स। द नेचर हैज मेक देम सो स्ट्रेस फ्री, एंड इफ यू आर हैंडलिंग देम यू शुड ऑलवेज बी जेंटल इन हैंडलिंग। ह्यूमन टच जो रहता है वो भी ज्यादा समय तक उनके साथ रहता है तो वो अपने आप मर जाते हैं स्ट्रेस में आके। तो कम से कम ह्यूमन टच रहे, उसको बास्केट में ले ले, कार्डबोर्ड वाले में ले ले, उसको कहीं बड़े वाले बॉक्स में ले ले और उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए, वही अच्छा है। अगर दौरा वगैरह इसमें लगा है इलेक्ट्रिक पोल पे तो उसको निकालिए। अगर कोई पक्षी के पैर में फंसा हुआ है तो उसको धीरे से काट दीजिए। जब आप ये सेवा कर रहे हैं तो जो डॉक्टर इसके सेवा के लिए जाते हैं तो उनको सपोर्ट करिए। अगर नहीं आपको पता है तो आप उनको पक्षी को जो है बर्ड के शेल्टर पे ले जाइए, बर्ड के ट्रीटमेंट सेंटर है उसको वहां ले जाइए। और देयर आर स्पेशल सेंटर्स, गुजरात में एक WACC वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर जो एक बोडकदेव पे स्थित है, वहां ऑल शेड्यूल्ड बर्ड की भी ट्रीटमेंट होती है। उनके पास उनका रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी है, उनके पास उनकी फैसिलिटीज भी रखने की है। तो ऐसे शेल्टर पे आप बर्ड रख सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर के लिए टाइम दूंगा, और ये इसके साथ मैं अपना जो है वक्तव्य जो अपने समस्त महाजन के गिरीश भाई हैं, अपने करुणा उनके जो अपने हैं मित्तल भाई और प्रतीक भाई, इन सब का बहुत आभारी हूं कि मुझे चांस दिया। और मेरा जो है जीवन जो है धन्य हो गया कि ये इतने लोगों को ये जो माध्यम समस्त महाजन और करुणा अभियान के माध्यम से, और आपके कोई भी क्वेश्चन है, मेरे पास एक मोनोग्राम है मैनेजमेंट ऑफ इंजर्ड बर्ड, मैं चाहूंगा कि उसका सॉफ्ट कॉपी में सबको भेज दूं। तो आई विल शेयर माय बुक मोनोग्राम ऑन मैनेजमेंट ऑफ इंजर्ड बर्ड विद करुणा फाउंडेशन एंड द समस्त महाजन। तो उनसे बुक आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी। आपको अगर हार्ड कॉपी भी जरूरत है तो मैं आपको यहाँ से भेज दूंगा। So with this my presentation, once again I thank you. Always one thing I would like to tell, save bird is a very pious work, और आपका किया हुआ काम
से अगर कोई जिंदगी बच सकती है तो इससे अच्छा काम और कोई नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। परीख साहेब, खूब खूब धन्यवाद आदरणीय परीख साहेब नो। आपे आज हमारे बीच में उपस्थित रह के हमको और हमारी पूरी टीम को जो यह ज्ञान पिरसा है वो जिंदगी भर हमको एनिमल की सेवा करने में खूब सपोर्ट करेगा। हमारे बीच में अभी आदरणीय गिरीश भाई शाह उपस्थित है। समस्त महाजन के वो मैनेजिंग ट्रस्टी है और भारत सरकार के एनिमल वेलफेयर बोर्ड के वो सदस्य है। हम गिरीश भाई को आमंत्रित करते हैं और बताएंगे कि सेवा का ये जो माध्यम आपने हमको दिया है उसमें हम सेवा के क्षेत्र में अभी जो कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी परेश भाई चालू रखिए, बोलिए। आपका वो कैमरा ऑन कीजिए परेश भाई। हाँ जी। सेवा के चल। जो माध्यम में गिरीश भाई जो हम ये कार्य कर रहे हैं उसमें और क्या ऐड कर सके और जगत को एक अच्छा मैसेज आज के मीटिंग के थ्रू हम दे सके, उसके लिए हम सबको आदरणीय श्री गिरीश भाई साहब मार्गदर्शन देंगे। उसके बाद प्रतीक भाई आदरणीय श्री मित्तल भाई खेतानी का परिचय देंगे और मित्तल भाई अपने को प्रोत्साहित करेंगे। उसके बाद ओपन क्वेश्चनरी होगी तीनों आमंत्रित मेहमानों से। आदरणीय श्री गिरीश भाई। सभी जीवदया प्रेमियों को मेरा प्रणाम। और मैं आदरणीय परीख साहब जो वेटरनरी कॉलेज आनंद से है, मतलब इतने पायस और इतने पवित्र आत्मा है और इन्होंने जो विस्तार से पूरी चीजें बताई, मैं पूरे ध्यान से सुन रहा था। मतलब गागर में पूरा सागर समा के उन्होंने पूरा एसओपी बना दिया अपने लिए। इसके लिए मैं हृदय से परीख साहब का आभारी हूँ। मित्तल भाई खेतानी, हमारे प्रतीक भाई, हमारे परेश भाई और पूरे डॉक्टर्स की जो हमारी टीम है पूरी, सब जो आज जुड़े हुए हैं, करीब 13 डॉक्टर्स तो मुझे दिख रहे हैं कि इसमें सब जुड़े हुए हैं। तो इन सब को भी काफी ज्ञान परीख साहब आपसे मिला है और मैं मानता हूं कि जो 14 जनवरी को गिरीश भाई, हाँ गिरीश भाई एक विनती है, ऑटो रोटेट में डालने के लिए आपकी पूरी स्क्रीन दिखेगी, इफ यू डोंट माइंड। होल्ड। दिख रहा है अभी? तो जो परीख साहब ने जो ज्ञान हमें सबको दिया है, मैं मानता हूं कि 14 जनवरी का जो संक्रांत का काल आ रहा है, पूरे भारत के 130 करोड़ प्रजा से ये निवेदन है कि हम त्योहार का आनंद तो जरूर लूटे, लेकिन किसी के जान की कीमत पे वो नहीं करना है। हमें किसी बेजुबान को तकलीफ दे के या उसको घायल करके हम आनंद लूट नहीं पाएंगे, वो निर्दोष आनंद नहीं होगा। हमें निर्दोष आनंद लेना है तो हमें मन में तो ये सोचना ही पड़ेगा कि हम दूसरों के दूसरे जीवों की चिंता करें। हमारी बंबई की टीम जो परेश भाई के मार्गदर्शन में अभी एक साथ 11 एम्बुलेंस शुरू है और 11 एम्बुलेंस के माध्यम से ये बहुत ही सराहनीय काम रोज रोज का हो रहा है। रोज के कम से कम 70, 80, 100 अबोल जीवों की सेवा शुश्रूषा हो रही है। बस अभी उसके शेल्टर की चिंता है हमें, उसके लिए हम चिंतित भी है और बहुत तुरंत ही उस विषय में भी आगे बढ़ेंगे। मित्तल भाई और प्रतीक भाई के लीड में एनिमल हेल्पलाइन ये पायोनियर संस्था है पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की, कि जो राजकोट जैसे क्षेत्र में 10-10 एम्बुलेंस चलाती है। बहुत छोटा सा एक शेल्टर हाउस भी बनाया है, उसकी मुलाकात खुद केंद्रीय मंत्री आदरणीय परसोत्तम रूपाला जी ने भी ली है। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वहाँ जीवों की सेवा हो रही है। इसलिए जीवदया प्रेमी रूपाला साहब भी बार बार उस क्षेत्र की मुलाकात लेते हैं। परम वंदनीय मेरे परम तारक गुरुदेव पन्यास चंद्रशेखर विजय महाराज साहब और परम गुरुदेव नम्र मुनि जी के मंगल आशीर्वाद, प्रेरणा और पूरे
मार्गदर्शन से ये जीवदया अभियान चल रहा है। 31 करोड़ पशु पक्षी तो नहीं, पशु जो पिछले पशु गणना में हुए हैं, मैं ये चाहता हूं कि इन पे किसी प्रकार की क्रूरता न हो। भारत देश में से मांस की निकास तत्काल प्रबंध से बंद हो जाए और हम भारत के कोई भी पशु पे अत्याचार न हो उसके लिए कटिबद्ध बने। हम सब मिलके 130 करोड़ प्रजा के तक ये संदेश पहुंचाए। इसमें आज जो आपने सुना वो अपने ग्रुप में, अपने कलीग्स में शेयर करे, यूट्यूब की लिंक भी शेयर करे। परीख साहब का बहुत ही एजुकेटिव पूरा सेशन वो सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करे। और इनकी जो बुक इन्होंने बताई वो सॉफ्ट कॉपी हम आप सबसे शेयर करेंगे। हार्ड कॉपी चाहिए, हाँ ये बहुत अच्छी सॉफ्ट कॉपी इन्होंने बनाई हुई है, इसको हम शेयर करेंगे आप सबके साथ। और इसकी जो हार्ड कॉपी है उसकी जो भी कीमत हो, मैं ये चाहता हूँ कि वो तो फ्री दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करे क्योंकि फिर वो पस्ती हो जाएगी, मतलब वेस्ट हो जाएगी। तो जो भी मामूली भी कीमत है तो इनको परीख साहब को या उनकी जो व्यवस्था है उसको पे करके फिर उनसे मंगवाए और उसका उचित उपयोग करके इस बार कुछ ऐसा करे कि पूरे भारत में कोई घायल पशु या पक्षी वो बिना सारवार मरे नहीं। इसी के साथ मेरा वक्तव्य पूर्ण करता हूँ। परेश भाई से निवेदन करता हूँ आगे मित्तल भाई और प्रतीक भाई से भी मार्गदर्शन ले। बहुत धन्यवाद सबको। Thank you, sir. Thank you, sir. नमस्कार, आवाज आ रही है? हेलो जी सर। आ रही है नमस्कार। हाँ प्रतीक जी। भाई बोलिए, आ रही है आवाज। प्रणाम प्रणाम गिरीश भाई। प्रणाम। ये जो मकर संक्रांति का पर्व है, ये जो उन्माद का पर्व है, हम आपसे सबसे पहले एक चीज में ध्यान दे दें कि अभी पिछले 10 सालों से 15 सालों से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में चाइनीज मांजा, चाइनीज थ्रेड का चलन बहुत बढ़ गया है। तो मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा कि अभी भी समय है। अभी ये जो थ्रेड लेने का जो समय है वो भी सबका परचेस करने का समय भी देर से है। तो आप अपने अपने जिलों में, अपने अपने तहसील में उसकी थोड़ी अपील करें, थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें। और खास करके प्रशासन से, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसने चाइनीज थ्रेड के ऊपर प्रोहिबिशन ऑलरेडी डाला हुआ है। चाइनीज जो थ्रेड है वो सिर्फ और सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं, मनुष्यों के लिए भी बहुत जोखिम भरा है। तो आप सबसे मेरी अपील है कि आप अपने अपने प्रशासन का तुरंत कल के कल ध्यान में लेवे कि चाइनीज थ्रेड को वो प्रोहिबिटेड करे, जहां पे भी हो उसको वो उसका जब्त करे। हमने अभी देखा है कि एक दो जगह पे ऐसे रेड पड़ती है और तुरंत चाइनीज थ्रेड का जो सेलिंग है वो बंद हो जाता है। आप ये कर पाए, आप अपने जिले में, अपने गांव में ये कर पाएंगे तो भी बहुत सारे अबोल जीव बच जाएंगे। ये पहली चीज। दूसरी चीज, जो बर्ड रेस्क्यू आपके विस्तार में होता है, तब मैन पावर एक बहुत बड़ी नीड है। कभी क्या होता है कि हम अंदाज ही नहीं लगा पाते कि 2 आदमी चाहिए, 5 आदमी चाहिए। आपके पास 50 आदमी है तो आप 50 आदमी है तो आप 500 पक्षी बचा सकते हैं। तो पूरे दिन के लिए आप मैन पावर को इकट्ठा करिए और उसको अलग अलग आपका पूरा जो शहर है, गांव है, अलग अलग एरिया में उसको आप डिवाइड कर दीजिए। अभी मोबाइल का युग आ गया है तो कहीं से भी कोई कॉल आएगा, कहीं से भी किसी की क्वेरी आएगी तो आप तुरंत उसको इमीडिएट रेस्क्यू कर पाएंगे। बर्ड के लिए 3 चीजें, वैसे परीख साहब ने पूरी गीता खोल दी है तो मेरे पास तो कुछ और ज्यादा लेकिन जो हमारा फील्ड का अनुभव है, रेस्क्यू, ट्रीटमेंट एंड रिहैब। रेस्क्यू कि उसको किसी भी तरह से सबसे पहले ले लेने का है, बचा लेने का है। क्योंकि अगर हम पक्षी को लेते नहीं है, थोड़ी देर लग जाती है, या तो वो किसी व्हीकल में आ जाता है, या तो कुत्ता या बिल्ली उसको खा जाता है, और या फिर थर्ड थिंग कि वो कहीं टकरा टकरा के मर जाता है। तो उसको रेस्क्यू करना जो है वो प्राइमरी चीज है, सबसे प्राइमरी चीज है। कैसे रेस्क्यू करना, रेस्क्यू करने के बाद क्या करना, वो हमने सर ने हमको बता दिया। मानो हमको किसी का भी कॉल आता है कि यहाँ पे ये पक्षी है, तो हम उसको सबसे पहले each and every day we are receiving more than 80 to 100 calls for rescuing of birds. ये पतंग के थ्रेड के नहीं है, वायरल भी होते हैं, इंजरी के भी होते हैं। हम सबसे पहले उसको यही एडवाइस देते हैं कि आप उसको रेस्क्यू करके किसी भी एक बक्से में या किसी भी एक कोने में रख दीजिए जहां पे बिल्ली ना आए, कुत्ता ना आए,
और वो बाहर भाग ना सके। तो ये एक बहुत छोटी चीज है, लेकिन आप सब इसको ध्यान में रखिए। दूसरी जो ट्रीटमेंट है, एथिकल ट्रीटमेंट है, उसके बारे में परीख साहब ने पूरी की पूरी गंगा आपके सामने रख दी है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। और तीसरी चीज है रिहैब सेंटर। जो डोमेस्टिक बर्ड्स है, अपनी ये पिजियन है, अपने ये स्पेरो है, उन सबको तो आप आराम से रिहेब कर सकते हैं। उसको वो 2-3 दिन 4 दिन में भी अपने आप उड़ सकते हैं, शेल्टर से भी निकल सकते हैं। लेकिन जो वाइल्ड बर्ड है, तो मेरी आप सबसे विनती है कि वाइल्ड बर्ड का रिहेब थोड़ा क्रिटिकल होता है, तो आप उसको आपके एरिया के जो वाइल्ड बर्ड एक्सपर्ट है और जो फॉरेस्ट के ऑफिसर्स है, उसके ध्यान में रख के, उसके साथ में रख के ही करें। उसकी प्रोसेसर और उसका जो एसओपी है, उसका पूरा का पूरा पालन करें। हमारा जो ये बर्ड रेस्क्यू का जो कार्यक्रम होता है, इवेंट होती है, मानो 10 जनवरी से शुरू होगी, तो वो कभी कभी 20 तारीख 30 तारीख तक चलता है, जब तक आखिरी जो थ्रेड है वो आकाश से उतर न जाए। तो अवेयरनेस इज अवर स्ट्रेंथ। जितनी हम अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैला पाएंगे, उतना हम पक्षियों को बचा पाएंगे। ये सा हमारा अनुभव रहा है। मकर संक्रांति के बाद आफ्टर 14 जनवरी सबसे पहले आपको ये करना है कि आपके लोकल इलेक्ट्रिसिटी जो शेल्टर्स, इलेक्ट्रिसिटी का जो अथॉरिटीज है, उनको मिलके, कॉर्पोरेशन को मिलके, कलेक्ट्रेट को मिलके, जहां जहां पे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, जहां जहां पे बड़े बड़े वायर्स जा रहे हैं, वहां पे जो थ्रेड लटके हुए उसको आप निकाल देंगे, तो भी आप पीछे की कैजुअलिटी को आप बचा पाएंगे। क्योंकि 14 तारीख 15 तारीख के बाद बहुत कम लोगों का ध्यान ऊपर जाता है कि यहाँ पे पक्षी फंसे हुए हैं, यहाँ पे। और जैसा कि परीख साहब ने बताया, हमने बहुत बार देखा है कि वो दुख भरी परिस्थिति से वो मरते हैं। वो भूखे रहते हैं, तड़पते रहते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लहूलुहान होते, धीरे 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 लहू निकल जाता है पूरा शरीर का, और फिर वो मर जाते हैं। ऐसा हमने बहुत बार देखा है। तो ये जो जो मांझे है, उसका रिमूवल है ना, वो भी इतना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ये केस ओनली 14 जनवरी या 15 जनवरी को आते हैं। हमारे पास 28 फरवरी को, 15 मार्च को भी ये मांझे में फंसे हुए पक्षियों के केस बहुत आते हैं। तो अगेन ये आप लोग सब खास ध्यान रखिए और औरों को भी समझाइए कि ये एक दिन की कैजुअलिटी इवेंट नहीं है, ये 2-3 महीने तक चलता रहता है। तो इसको रिमूव करने के लिए आप ये जितने भी मांझे हैं उसको आप रिमूव करवाएंगे। हमारे सूरत में धर्मेंद्र भाई है, साथ में थे, अभी शायद अभी नहीं है धर्मेंद्र भाई, ये हमारे गिरीश भाई, मित्तल भाई अहमदाबाद में, गीराबेन, ये लोग बहुत अच्छा प्रयास करते हैं कि जो आदमी 1 किलो कटा हुआ मांझा ले आएगा, हम उसको मानो 50 रुपए देंगे, 100 रुपए देंगे। इससे क्या उसको भी थोड़ा उत्साह रहेगा। वैसे कोई पैसा लेता नहीं है, लेकिन उसका ध्यान जाएगा कि इस तरह का कुछ करना चाहिए। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज की रेस्क्यू में बहुत सारे रेस्क्यू देखता हूँ। जो परीख साहब ने बोला कि रेस्क्यू के वक्त हम लोग इमोशंस में होते हैं, हम लोगों ने देखा होता है कि किस तरह से पक्षी हैरान हो रहा है, लेकिन एक लिमिट के बाद, 10 फुट के बाद, 15 फुट के बाद, हमको 100% फायर ब्रिगेड का हेल्प लेना चाहिए, अथॉरिटी का हेल्प लेना चाहिए, अपने आप नहीं करना चाहिए। लास्ट ईयर 1.5 साल पहले भी एक केस ऐसा हुआ था कि इलेक्ट्रिक पोल में दिलीप भाई करके पक्षी को निकालने गए और इलेक्ट्रिक करंट लगा और वो खुद मर गए। बहुत छोटे आदमी थे। ये बहुत दुखद घटना है। तो हमको अथॉरिटी को साथ में रख के करना चाहिए। ये मेरी आप सबसे एडवाइस भी और अपील भी है। खास करके नेटवर्क, क्योंकि अभी गूगल का जमाना है। जैसे ही आप अपना नंबर वायरल होता है तो कहीं कहीं से फोन आते हैं, अपने एरिया के बाहर से भी फोन आते हैं। तो आप नेटवर्क रखिए। जैसे गूगल में बहुत इजी भी है, फेसबुक में आपको कहीं के भी नंबर मिल जाते हैं। अभी 1 घंटे पहले मेरे मोबाइल में गुड़गांव का किसी का केस आया, तो मैंने तुरंत फेसबुक में से गुड़गांव सर्च करके उनको नंबर दे दिया। तो नेटवर्क जो है वो अपने अपने कार्य में बहुत जरूरी है। तो नेटवर्किंग बनाए रखिए। बस यही मेरी आप सबसे मकर संक्रांति पर्व की सूचना और विनंती थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक भाई। पूरे देश और विश्व से बहुत सारे जीवदया प्रेमी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका भी हम स्वागत और अभिवादन करते हैं। हमारे साथ मुंबई से पूरी समस्त महाजन की 12 डॉक्टर की टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। हमारा सबके जीवदया क्षेत्र के इस फील्ड के जो बोलते हैं भीष्म पितामह कहे जा सकते हैं, ऐसे डॉक्टर पीवी परीख साहब, और हम सबके बड़े भाई, हमारे मेंटोर, हमारे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड गिरीश भाई साहब भी हमारे साथ में है। आज विशेष आनंद का अवसर ये भी है कि हमारे मुंबई में जो 11 एम्बुलेंस है, उनके जो पूरे कोऑर्डिनेटर हैं परेश भाई शाह, आज उनका जन्मदिवस भी है।
तो हम सब अबोल जीवों की ओर से उनको ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपको शतायु बनावे सपरिवार और ज्यादा से ज्यादा आप जीव दया कर पाए। मैं सीधा विषय पे आता हूँ। हमारे साथ सूरज चंद्र भाई संघवी जी जुड़े हुए हैं। हमारे डॉक्टर निकुंज पिपलिया, डॉक्टर रवि मालविया, डॉक्टर दीप सुजित्रा, चेतन झवेरी जी भी हमारे साथ सूरत से जुड़े हुए हैं। पवन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। रमेश भाई ठक्कर जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे जीवदया प्रेमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबका भी मैं स्वागत और अभिवादन करता हूँ। परीख साहब ने पूरा टेक्निकल सब्जेक्ट जो वेटरनरी सब्जेक्ट लिया हुआ है। मैं थोड़ा अवेयरनेस के विषय में थोड़ा आप सबको मेरे जो अनुभव है उसमें बोलना चाहूंगा। जैसे कि गुजरात और अभी तो महाराष्ट्र और सभी पूरे इंडिया के कई स्टेट्स में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एनिमल एम्बुलेंस शुरू हुई है। उसका टोल फ्री होता है 1962। सबसे विनती और प्रार्थना है कि ये नंबर सेव कर ले में, और कहीं पे भी ऐसी अनफॉर्चुनेट इंजरी ना सिर्फ बर्ड में, एनिमल्स में भी आपको दिखती है तो वो स्पेसिफाइड आवर्स में ये टोल फ्री हेल्पलाइन एक्टिव रहती है। तो सबका भी हम मैक्सिमम बेनिफिट लाएं। और जैसे कि परीक्षा ने बताया कि सुबह में 9 बजे तक पक्षियों का अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जाने का समय होता है। तो उस समय हम एटलीस्ट पतंग ना चगाएं। और बाद में 4 बजे के बाद वो अपने घर पे वापस जाते हैं अपने बच्चों के लिए खाना लेके। तो उसके बाद भी हम ये अपना किसी को अगर आइडियली तो पतंग नहीं चगानी चाहिए। जगानी है तो वो दूसरे की पतंग कट करने के लिए नहीं, सिर्फ निजानंद के लिए हम उसका आनंद ले सकते हैं। और 4 बजे के बाद हम मेरे ख्याल से 5-6 घंटे तो इनफ होते हैं कोई भी जो आप उत्तरायण सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए। मेरे ख्याल से मोर देन इनफ टाइम है। दूसरा ये भी है कि हमारे सनातन संस्कृति में उत्तरायण जो है वो तो एक दान का पर्व है। पूरे राष्ट्र की जितनी भी गौशाला पांजरापोल है, वो मैं तो ये अधिकार पूर्वक बोल सकता हूँ कि 3-4 महीने का जो चंदा होता है वो एक दिन पे होता है। तो एक तरह देखा है तो जीवदया का सबसे बड़ा उत्सव, और एक बाजू देखे तो हजारों लाखों पक्षियों के लिए मौत का तांडव। तो ये दोनों एक कॉन्ट्रास्ट है और कॉन्ट्राडिक्टरी है। उसको हम शून्य तक ले जाएं, मिनिमाइज करें, ऐसी मेरी आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है। सभी जगह पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट के जो पशुपालन विभाग है उनका भी हम सहयोग ले सकते हैं। और इस बार तो गिरीश भाई शाह ने एक बहुत अच्छा प्रयोग भी किया गुजरात सभी सरकारों से, और केंद्र सरकार से भी उन्होंने लिखा है कि भाई मकर संक्रांति जो है वो जीवदया का सबसे बड़ा उत्सव है। तो उस दिन आप कत्लखाने बंद रखवाइए। तो हम भी स्थानीय प्रशासन से मिलके ये बंद रखवाने के लिए ज्ञापन दे सकते हैं और उनको थोड़ा मोबिलाइज भी हम कर सकते हैं। और जो ये पूरे गुजरात में हमने जो इनिशिएट किया है गवर्नमेंट के साथ रह के करुणा अभियान, उसका नाम भी करुणा अभियान रखा हुआ है। 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक, वो चाहे वन विभाग हो, पशुपालन विभाग हो, स्थानीय प्रशासन हो, कलेक्टर तंत्र हो, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, ग्राम पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, any department and every department of government comes with NGOs of respective region। तो सब साथ मिलके एक करुणा का अभियान पूरा चलाते हैं ताकि कोई भी पक्षी विदाउट ट्रीटमेंट उसका देहांत ना हो, और अनफॉर्चुनेटली उसको इंजरी हो गई है उसको पूरा शेल्टर मिले। उधर ना रोटी कपड़ा मकान, पानी भी मिले, ट्रीटमेंट भी मिले और शेल्टर भी मिले। उस दिशा में एक मक्कम और निर्णायक प्रयास होता है। और हमारा सबका ये भी एक अनुभव है कि मकर संक्रांति सिर्फ 2-3 दिन का मामला नहीं होता, 31 तारीख तक। और कई बार देखा है फरवरी महीने में भी ये सब जो बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं वो गुजरात में तो एक वर्ड फेमस है वासी उत्तरायण। उसका मतलब ये होता है कि आफ्टर उत्तरायण ऑल्सो। तो आने उसके बाद के 15-20 दिन भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और वैसा देखा जाए तो अभी से भी काइट फ्लाइंग फेस्टिवल स्लो चालू हो गया है। तो अभी से ही हमको जो हमारे साथ बहुत बड़ी मात्रा में डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। मैं बहुत आदर के साथ उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आपकी तो ये विशेष जिम्मेदारी है। आप तो रेगुलर डे में भी ये काम करते हैं, बट इस दिनों में आपका थोड़ा बोलते हैं ना हेडेक तो नहीं बोल सकते उसको, बट आपका काम बढ़ जाएगा। तो उस दिशा में भी आपको थोड़ा ज्यादा हम सबको आपको गाइड भी करना पड़ेगा। तो मैं सबसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि एक अभी इसका पूरा कैंपेन भी चलना चाहिए। जैसे आज समस्त महाजन के नेतृत्व में आज सेव बर्ड्स कैंपेन शुरू हुआ है पूरे राष्ट्रीय लेवल पे। तो सभी भी जितनी भी एनजीओ है, सभी डॉक्टर्स हैं, अपने प्रोफाइल में ये उसका पिक्चर रख सकते हैं कि भाई मेरी पतंग उड़ाने की सजा बर्ड्स के लिए मृत्यु की सजा नहीं होनी चाहिए। तो कई हमने देखा है कई सारे महाराज साहब जो हैं वो तो ऐसे पचखाड़ भी बच्चों को करवाते हैं कि भाई मैं पतंग नहीं उड़ाऊंगा और उससे जो पैसे बचेंगे वो मैं किसी गरीब बच्चे को दान में दूंगा या किसी अबोल जीव को खाना खिलाऊंगा। तो ये भी एक अच्छा एक इनिशिएटिव है।
तो हम सबको साथ में मिलकर ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके ये सबको करना चाहिए। और ऐसा भी देखा गया है कि संक्रांत के बाद भी जो थ्रेड्स होते हैं वो लटकते रहते हैं, वो भी एक मैसिव कैंपेन होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को साथ में लेके या अपने वो पूरे कट करने चाहिए, वो पूरे रिमूव करने चाहिए। राजकोट में तो हम आदरणीय परम गुरुदेव राष्ट्र संत नमरूमणि महाराज साहब के मार्गदर्शन में ड्रोन से ये सब आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करते हैं। कहीं पे भी कोई पक्षी बचे हुए हैं तो उसको रेस्क्यू किए जाए। और वैसा देखा जाए तो मेरा तो अपना ये पर्सनल मंतव्य है कि हार्डली हम 2-5% बर्ड्स तक ही पहुंच पाते होंगे। बाकी जैसे कोई विलेज में रिमोट लोकेशन पे फंसे हुए हैं या कोई उड़ के गिर गया तो उसको कुत्ते ने खा लिया, तो ऐसे तो थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ बर्ड्स होंगे कि जहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए हैं। तो उस सब का भी हमको एक केयर करना चाहिए। और आज का जो भी वेबिनार है वो इंस्टाग्राम में भी लाइव हो रहा है। आप सबसे फिर से प्रार्थना है कि इसको लाइव शेयर फॉरवर्ड कीजिए और ये यूट्यूब पे भी चढ़ जाएगा। तो आने वाले कई सालों तक ये एक मार्गदर्शिका का काम करेगा। और जैसे परीक्षा ने बताया, उनकी एक पूरी बुक है, वो भी हम आप सबको व्हाट्सएप के माध्यम से इस बाकी के डिजिटल मीडिया उनके माध्यम से आप सबको हम भेजेंगे। और ये प्रेजेंटेशन भी आप आगे भी अपने दोस्त लोगों को सभी को फॉरवर्ड कर पाएंगे। मैं परेश भाई शाह से विनती करूंगा कि वो आगे की कार्यवाही आगे बढ़ाए। तो 2-3 क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं, मैं बाद में परेश भाई का वक्त पूरा हो जाएगा, बाद में मैं बोलूंगा कि भाई वो परीक्षा साहब से विनती करूंगा तो आंसर देंगे। परेश भाई। આપણા માંથી કોઈ પણ ડોક્ટરને કોઈ પણ ક્વેરી હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ માર્ગદર્શન જોઈતું હોય અથવા કાંઈ સમજાણું ન હોય ને ફરી રિપીટ જાણવું હોય તો આદરણીય પરીક્ષ સાહેબ, આદરણીય મિત્તલજી, આદરણીય ગિરીશભાઈ या પ્રતિકભાઈને કોઈ પણ વ્યક્તિ કાંઈ પણ પૂછી શકો છો, જેથી આપણે સેવાના ક્ષેત્રમાં ખૂબ સારું કાર્ય કરી શકીએ। એક પછી એક આંગળી ઊંચી કરશો તો તરત જ સમજાવવામાં આવશે। परेश भाई, मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा आदरणीय एडवोकेट माननीय श्री निमिष कापड़े साहब और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक पंकज भाई बुद्ध साहब, कि दोनों ने बहुत एक अच्छा जजमेंट भी हाई कोर्ट में पीएल करके वो लाए हैं कि जो चाइनीज डोरी का जो अनफॉर्चुनेट वो पूरा चल रहा है प्रमाण, उस पर मैसिव कैंपेन करके मैसिव रेट पड़े। उन सबको भी हम ऐसे बहुत सारे छुपे हमारे जो रत्न हैं यूरिया के, उनका भी आज हम स्मरण करते हैं और उनकी भी आज अनुमोदना करते हैं। परीक्षा एक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आया है कि जो रात को जो उसको बोलते हैं फानस, गुजराती में हम फानस उसको बोलते हैं, वो भी बहुत सारे लोग रात को भी उड़ाते हैं आकाश में। तो उसके दिशा इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? परीक्षा आपने सुना होगा शायद मेरा क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, जो अभी जो रात को फानस उड़ाते हैं, रात को जो काइट के साथ में फानस लगाते हैं, वो एक मेरे हिसाब से तो मतलब जो है वो एक बहुत ही घिनौना कार्य है। क्योंकि उसमें क्या होता है, मैंने खुद देखा हुआ है कि विलेज लेवल में, और अब जब वो पतंग जो है वो उसके साथ में जो वो अपना जो दिया जो है वो आकाश में से उड़ता उड़ता कहाँ गिरता है वो नहीं पता होता है। तो कभी कभी ये जो ऐसी जगह पे गिर जाता है कि जहां खेडूतों ने, जहां फार्मर्स ने अपने जो है सूखा चारा जो है वो उसकी बैल बना के रखा हुआ है गांव में। तो अगर सिटी से वो उड़ते उड़ते जो अगर ये जो फानस है कहीं गिर गए तो ये कभी कभी जो है ना इंजरी, मतलब जो है वो आग लगा देते हैं और काफी घास चारा जो गाय भैंस के लिए रखा हुआ है वो जल जाता है। दूसरा जो है ये उसका जो थ्रेड जो है, क्योंकि एक बार पतंग जो है आकाश में गया और कभी कभी जो है वो छूट गया तो वो पतंग वो दिया की वजह से वजन में होके कहीं पेड़ पे गिर जाता है, वहां पे भी आग लग सकती है। और कभी कभी ये थ्रेड जो है लंबे समय तक ऊंचे वाले पेड़ पे लगे रहते हैं और वो भी एक कारण हो सकता है कि उससे डेथ हो। और ऐसी जब चीजें जब रात को करते हैं और रात को अंधेरा रहता है और जैसे ही सुबह बर्ड्स निकलते हैं अपना खाना लेने, तो ये जो मांझा रहता है उसमें बर्ड्स आ जाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए मतलब जो आपका आनंद लेने का है। और मैंने तो सबसे बुरी बात ये बोलता हूं इसमें कि रात को कभी कभी फानस जलाते जलाते वो
ड्रम बजाते हैं, फटाकड़ा जो बोलते हैं, जो फायरवर्क्स भी यूज करते हैं। तो ये जो फायरवर्क्स यूज करते हैं रात को, तो उससे जो है बर्ड्स जो अपने नेस्ट में रहते हैं वो बिल्कुल घबरा के बाहर उड़ जाते हैं और वो रात को देख नहीं पाते हैं। और कभी कभी वो ऐसी जगह पे शेल्टर में चले जाते हैं कि वहां पे उनका रात निकालना, और इतने ठंड में बाहर जाकर के वो कभी कभी सुबह में मर भी जाते हैं। तो ये फायरवर्क्स जलाना रात को, ऐसे मतलब तुक्कल जिसको बोलते हैं, तुक्कल चढ़ाना, ये भी एक बहुत ही मतलब सराहनीय और मैं तो बोलूं दुष्कृत्य है। उसको, उसकी सराहना नहीं करनी चाहिए। उसको, सबको जो ऐसा काम करते हैं उनको बोलना चाहिए कि ये जो है आप कर रहे हैं आपके शौक के लिए, लेकिन ये कभी कभी किसी के लिए जानलेवा हो सकता है और ये किसी का नुकसान भी कर सकते हैं। और समस्त महाजन के खास करके मैं परेश भाई का आज जन्म दिवस है, और ये हमको तो पता ही नहीं था कि उनका जन्म दिवस है। तो बहुत बहुत जन्म दिवस की आपको बधाई, और आप पूरे 100 साल जिए और ये ऐसे इस तरह से सेवा करते रहें। आप 11 एम्बुलेंस तो चला रहे हैं, और पूरे गुजरात में ऐसे एम्बुलेंस वगैरह आप मित्तल भाई और ये प्रतीक भाई के साथ में पूरे गुजरात में और पूरे इंडिया में इनका प्रोजेक्ट है कि इस तरह से एनिमल की सेवा करना। और उनके काम मैंने देखा है कि टारगेटेड रहता है। प्रतीक भाई और मित्तल भाई का काम टारगेटेड रहता है। हमेशा बात करेंगे तो छोटी बात तो करेंगे ही नहीं, हमेशा वही बोलेंगे कि परीख साहब ये पूरा इंडिया के लिए प्रोजेक्ट बनाओ। मुझे भी बहुत आनंद होता है कि ऐसे लोग के मतलब रहने से अपने में जोश आ जाता है, और उनका हमेशा रहता है कि काम करना है तो ऐसा सॉलिड करो कि उसका जो है एक दो जिले में नहीं, पूरे इंडिया के जितने जिले हैं, जितनी जगह है, वहां उसका एडवांटेज मिले और पशु सेवा हो। धन्यवाद आपको। कोई क्वेश्चन कोई डॉक्टर साहब तरफ से? एनी क्वेश्चन? अपने जितने डॉक्टर्स हैं उनको ये मैं किताब भेजने वाला हूँ, ये अपने समस्त महाजन के, और सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूंगा मोबाइल पे, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा जरूर। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे आज पीपीटी में नहीं हो पाई, वो भी आप एक बार फोटोज देख लोगे तो पता लग जाएगी। एक क्वेश्चन ये आया है कि जैसे आप आनंद में एक सराहनीय कार्य करते हैं, आपके मार्गदर्शन में होता है कि आप पूरे राज्य में जो आपके इंटर्न्स हैं, जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वेटरनरी डॉक्टर्स हैं या इवन पैरामेडिकल स्टाफ है, वो पूरे भेजते हैं। तो उसके बारे में ये इसकी रिप्लिका अदर स्टेट्स में कैसे हो सकती है? और वो पूरा आप जो कैंपेन चलाते हैं वो पूरा, तो उसको उसके दिशा में थोड़ा इलेबोरेट कीजिए। ऐसी थोड़ी एक क्वेरी आई। ये बहुत ही मतलब मित्तल भाई ने ये जो पूछा वो एक बहुत ही अच्छा कार्य जो है यहाँ गुजरात में हो रहा है, उसकी रेप्लिका भी होनी चाहिए। जितने वेटरनरी कॉलेजेस इंडिया में हैं, जैसे कि इंडिया के अंदर कम से कम अभी तो मोर देन 50 वेटरनरी कॉलेज बन गए हैं। हर एक, कभी कभी कुछ स्टेट के अंदर तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 वेटरनरी कॉलेज हैं। तो एक कॉलेज के अंदर अगर उसको ये जो ये जीवदया की जो प्रोसेस है, पांजरापोल के कैंप है, गौ सेवा है, ऐसे सब्जेक्ट को सिलेबस के तौर में अगर उसको लिया जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ आनंद में मैं बता दूं तो ये पूरे जो है 15 साल से अभी ये काम हो रहा है। जब हमने काम शुरू किया तो ऐसा लग रहा था कि ये काम मतलब सिर्फ जो पतंग चलाने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स उसमें सपोर्ट में नहीं आएंगे। लेकिन आज हालत ये हो गई है कि मेरे यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जूनियर भी जो पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमको सर कैंप में जाना है, हमको ये काम करना है। क्योंकि एक बार जो कैंप में जाके आता है वो खुद इतना अच्छा काम देखता है, लोगों से उसका अप्रिसिएशन भी मिलता है, इतना अप्रिसिएशन मिलता है डॉक्टर्स को। और कभी मैं ये भी देखा हूं कि एनजीओ इतना अच्छा काम करते हुए डॉक्टर्स को अप्रिशिएट करते हैं, और उनकी जो है वो मानद, उनकी जो उनको जो शील्ड देते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलते हैं, और इससे भी उनका जो है उसका जो मोटिवेशन जो होता है ऐसे प्रोग्राम में जाने का, वो बढ़ जाता है। डॉक्टर्स को भी क्या रहता है कि आप उनको मतलब जो भी उनकी जानकारी है उसको बढ़ा दो ऐसे सिलेबस के रूप में, और ऐसे बच्चों को, ऐसे जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज किया हुआ है उसको प्रोत्साहन करने को। और यहाँ आनंद में हमेशा हम लोग हर साल ऐसे बच्चों को मतलब सर्टिफिकेट बांटना, उनका जो अप्रिसिएशन देना,
किसी जब भी कोई फंक्शन होता है तो जो भी कैंप में जाके आते हैं उनको स्टेज पे बुला के और इनके कैंप में आने के बाद ग्रुप वाइज उनसे एक रिपोर्ट मांगते हैं कि भाई तुम्हारा कैसा अनुभव रहा, कैसे लगा। तो अब अगर आप ये सब रिपोर्ट सुनोगे तो कभी कभी आंख में से आंसू निकल आते हैं कि इतना अच्छा काम हमारे बच्चों ने किया। तो ये मोटिवेशन एक सिलेबस के रूप में वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया को एनजीओ की तरफ से एक रिकमेंडेशन जाए, ऐसा एक ड्राफ्ट में तैयार करूंगा। और मित्तल भाई और ये अपने प्रतीक भाई और ये जो गिरीश भाई और समस्त महाजन और उनकी ओर से कि उसके कुछ ये जो एनजीओ की एक्टिविटीज हैं, गौशाला है, पांजरापोल है, ये जो एक्टिविटीज हैं उसको एक नॉन क्रेडिट कोर्स के रूप में एनजीओ को उनको ले लिया जाए। उसका एजुकेशन क्रेडिट के रूप में एजुकेशन ना हो, लेकिन उनको प्रवृत्ति के रूप में एजुकेशन में ही सिखा दिया जाए। जैसे करुणा की भावना है, जब वो डॉक्टर बनता है उससे पहले ही आ जाए। मैं एक बात आपको यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि बहुत बड़ा मेरा अनुभव रहा कि बच्चे जो हैं ये जब कैंप करके आते हैं, मैं एक बच्चे का नाम नहीं लेता हूं उसका, वो मुझे बोल रहा था कि साहब मैं नॉनवेज खाता था, चिकन खाता था। वो मोमेडन लड़का था, वो अपने धर्मेंद्र भाई करके हैं उनके यहाँ सूरत कैंप में गया और कैंप में अपने जो वॉलंटियर्स है उनको देखा कि लोग ये पक्षी की कितनी सेवा कर रहे हैं, कितने अच्छे से उसको मतलब उनको लाइफ बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। तो वो कैंप कंप्लीट होने के बाद में वो लड़के ने आकर के मुझे बोला कि साहब मैं कभी बर्ड्स को मतलब जो है मैं चिकन वगैरह है वो खाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग नहीं खाते हैं और जो लोग इस सेवा में रहते हैं उनका जो है वो एक अलग तरीके का चार्म रहता है, उनका आनंद है जो जीव बचा के, वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और मैं जो है आज से उसकी प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो मुझे भी अच्छा लगा कि ये जो मोटिवेशन जो मिलता है और एनजीओ के साथ, गौशाला के साथ, गाय के साथ रहने का, तो डॉक्टर्स की भावना थोड़ी बदलती है उसमें। एक जैसे कि हम समस्त महाजन के कोई भी कैंप करने जाते हैं, मुंबई में जाते हैं या कहीं गौशाला में जाते हैं, तो वहां की जो भी बच्चे हमारे साथ में आते हैं वो डॉक्टर बनने के निकलने के बाद भी वो गौशाला से जुड़े रहते हैं। कभी कभी वो उनकी भावना हो जाती है कि चलो हम कुछ काम अगर उनके लिए कर सकते हैं, गौशाला के लिए, पांजरापोल के लिए, ऐसे। तो ये जो है ये एक मोटिवेशन भावना एज ए अंडर ग्रेजुएट कोर्स जब डॉक्टर जहां पढ़ाई कर होते हैं वहीं पे ही उसको इनकल्टेट किया जाना चाहिए, उसको सिलेबस के रूप में, नॉन क्रेडिट कोर्स के रूप में लिया जाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, परीक्षा पे आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। और अभी भी रिसेंटली केंद्रीय पशुपालन मंत्री आदरणीय परसोत्तम रूपाला साहब आए थे हमारे फंक्शन में, तब उन्होंने भी एक अच्छा सुझाव दिया था कि जैसे मनुष्य के जो तबीब होते हैं, एलोपैथिक या होम्योपैथी या नेचुरोपैथी जो तबीब होते हैं, उनकी कैडर में या उन्होंने तो ऐसा अपना पर्सनल ओपिनियन, उनसे भी ज्यादा पशु तबीबों को मान्यता और रिस्पेक्ट और ग्रेसफुलनेस मिलनी चाहिए। क्योंकि ये तो बोलते हैं ना कि मनुष्य के डॉक्टर होते हैं वो सिर्फ एक साउल का वो ट्रीट करते हैं। उनको तो पशु तबीब तो होता है, उनको तो जैसे बोले कि बकरियों का भी करना है, गाय का भी करना है, कुत्ते का भी करना है, बर्ड्स का भी करना है। ऐसे देखा जाए तो 15 लाख के करीब अलग अलग भगवान ने जो बनाया है वो हमारे ध्यान में आया है। इन सभी को कैटर जो करना है वेटरनरी ट्रीटमेंट की ओर से, तो वो उनको करना है। तो आदरणीय रूपाला साहब ने भी ये बहुत अच्छा एक सुझाव दिया था कि भाई उनको एक पूरा इनका एक फेलिसिटेशन भी होना चाहिए नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, ताकि उनको भी समाज के जो कई लोगों को मालूम नहीं कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है। तो उन्होंने भी एक अच्छा सुझाव दिया था। और आज हम ये भी परीक्षा में आपसे हमारे समस्त महाजन के गिरीश भाई और परेश भाई साहब की ओर से ये भी कहना चाहूंगा कि ऐसे कोई आपके पूरे गुजरात में या महाराष्ट्र में जो भी इतने जो भी डॉक्टर्स हैं उनके कोई मोमेंटो बनाने हैं या सर्टिफिकेट बनाने हैं, तो हमको उसमें सहयोग देने में हमारी बहुत बोलते हैं धन्यता हम महसूस करेंगे कि उनको भी हम ग्रीट कर पाए। परेश भाई, आपकी ओर से कोई क्वेश्चन आया हो या कोई डॉक्टर्स क्वेश्चन देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। क्या पूछा? हाँ जी। जैसे परीक्षा
जी। हमको कुछ भी काम रहता है लीगली या कुछ सेवा की भावना से या कोई भी मैनेजरियल, तो आदरणीय गिरीश भाई और मित्तल भाई या प्रतीक भाई 24/7 हाजिर रहते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब का एक क्वेश्चन है कि कुछ भी केस हैंडल करते और अचानक कुछ जरूरत पड़ गई आपको, तो कौन से टाइम पे कॉल करें या हमारे लिए ओपन है? ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर, हमारी टीम की ओर से मैं आपको ये पूछ रहा हूँ। वैसे मेरा, अगर मुझे पूछना चाहे तो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर हमेशा रहता है। मैं दिन में मेरे 2-3 ऑपरेशन करता हूँ, यहाँ डिपार्टमेंट में रहता हूँ, तो मैं व्हाट्सएप पे दिन में एक बार कोई भी जो भी डॉक्टर्स का क्वेश्चन रहे, डॉक्टर्स का प्रॉब्लम रहे या कोई केस के बारे में उनको नॉलेज चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो दिन में एक बार उनको व्हाट्सएप जो आया है उसको देख के जवाब तो अवश्य करता हूँ। मतलब ये व्हाट्सएप में मुझे स्टोरी डाल दे या कोई उसका फोटो डाल दे और उसको मैनेजमेंट कैसे करना है ये पूछ ले, तो उनको शाम को हमेशा मैं जो है शाम को मंदिर की, मेरे घर में मंदिर है, मतलब पास में जो देरासर है, वहां आरती के बाद मतलब 7, 7:30, 8 बजे मैं आकर के व्हाट्सएप के जवाब ही देता हूँ। मेरे जितने क्लाइंट हैं और जितने मेरे नजदीकी लोग हैं वो भी सब मुझे अपने डॉग के बारे में या अपने एनिमल के बारे में या कोई जानकारी लेना चाहे तो मैं व्हाट्सएप में उनको जवाब अवश्य देता हूँ, और जरूर पड़े तो फोन करके भी बात कर लेता हूँ क्या हुआ है। तो ये आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, मतलब यू कैन सेंड टू ऑल डॉक्टर्स जिनको ये जरूरत हो या उनको टेक्निकल गाइडेंस चाहिए। બીજા કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન ન હોય તો પછી આદરણીય શ્રી પ્રતીકભાઈ આભાર વિધિ કરશે। परेश भाई, मैं एक बात बोलना चाहूंगा। एक दर्दनाक गीत है, मैं थोड़े उसकी लिरिक्स हम सबके इसके समप के लिए बोलना चाहूंगा, बाद में प्रतीक भाई आभार विधि करेंगे। टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा कि फिर वो जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा फिर उड़ ना पाया। टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा, गिरता हुआ वो आसमान से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो परिंदे जो होते हैं वो उड़ते भगवान हैं। तो जैसे हमारे लिए भगवान ने जमीन बनाई है तो उनके लिए आकाश बनाया है, तो उसका जो विस्तार है उसमें अननेसेसरी घुसने की, उनको हर्ट करने की इंटेंशनली या अनइंटेंशनली चेष्टा हम न करें। वो एक भगवान स्वरूप है। और पक्षियों को तो मैं पक्षी नारायण बोलता हूँ, तो पक्षी नारायण की रक्षा करना हमारे लिए भी उतना ही जरूरी है। यही विनती के साथ आज मैं प्रतीक भाई से विनती करूंगा कि वो समाप्त करेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर परीख साहब की जो जीवदया के क्षेत्र के भीष्म पितामह है, आप सर जब आप हमारा हौसला बढ़ाते हो, कभी भी हमारा फोन तुरंत उठाते हो और तुरंत जवाब देते हो और तुरंत बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बना के देते हो, तो हमारा भी हौसला बढ़ जाता है, हमारी भी हिम्मत बढ़ जाती है। पिछले 18 सालों से हम ये बर्ड कैंप कर रहे हैं। परेश भाई, हेलो, माइक को। हम 18 सालों से जो बर्ड कैंप कर रहे हैं, तो ये पहला बर्ड कैंप हमको करना आपने सिखाया परीख साहब। आप आनंद से डॉक्टर भेजते हैं और पूरे गुजरात में भेजते हैं अभी तो, और बहुत सारे आपके डॉक्टर तो अभी सर्जरी में या पैथोलॉजी में एचओडी तक हो गए, लेकिन उनके जहन में आपने सेवा की भावना जो डाली है वो अभी भी हमको फील हो रही है, हमको मिल रही है, सब देख रहे हैं, सबको बेनिफिट मिल रहा है और जीव बच रहे हैं। तो आज आपने इतने व्यस्त समय में, ये इतनी ठंड में, और आपकी दिनचर्या में जानता हूँ आप जल्दी सोने वाले हैं, सवेरे आपको बहुत जल्दी उठना होता है, फिर भी आपने हमको समय दिया, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। और सब डॉक्टर लोग को जो अपने पूरे बिजी शेड्यूल में पूरे दिन के थके हुए होने के बावजूद भी ये पूरा वेबिनार तकरीबन 2 घंटे तक चला और सबने एक साथ एकजुट मिलकर देखा, तो हम आप सब लोगों के आभारी है। और खासकर हमारे वडील बर्थडे बॉय परेश भाई को जन्मदिन की खूब खूब शुभेच्छा। और नो बर्ड शुड डाई विदाउट ट्रीटमेंट, ये हमारा मोटो रहता है। और ये मोटो के साथ आप सबको शुभ रात्रि। मित्तल भाई।
और मैं विशेष ऋण स्वीकार करना चाहूंगा राजकोट कोरोना फाउंडेशन की टेक्निकल टीम के हमारे सागर भाई, हमारे मोहिल भाई, वंश भाई, ऋत्विक भाई, कुशाग्र भाई और पूरी टीम जो हमारी डे की टीम है, क्योंकि वो बहुत अच्छा उन्होंने हमारे समस्त महाजन के सभी डॉक्टर्स, नेहामेन और सभी जितने भी क्योंकि बहुत सारे हाथ, हम सब तो पब्लिक फेस है, हम सबका फेस आपको दिखता है, बाकी ये सब लोग ही हमारे हाथ पैर और हार्ट है। उन सब वो भी बहुत आज देर रात तक आप सबको पूरा, और एक ही मोटो है हम सबका, कॉमन मोटो, कि कैसे भी करके एट एनी कॉस्ट एंड एट एवरी कॉस्ट हम सब साथ मिलके परिंदों को बचा पाएं, अबोल जीवों को बचा पाएं, एनिमल्स को बचा पाएं। और जितनी भी हमारी जीवदया फर्टिलिटी है उनसे हम यही प्रार्थना करूंगा कि जो कर लिया है या कर रहे हैं उसका जिक्र तो करें, उसका आनंद भी लें, बट जो बहुत सारा फील्ड वर्जिन है उसके दिशा में भी उसकी एक सीरियस और सिंसियर चिंता करें। जैसे महाराष्ट्र में अभी 11 एम्बुलेंस शुरू हो गई, वो बहुत ही आनंद की विषय है। हमारे परेश भाई, गिरीश भाई शाह के मार्गदर्शन में 18 घंटे काम करते हैं, बट मैं तो ये देखता हूँ कि महाराष्ट्र की जो रिक्वायरमेंट है वो 2-3 हजार एम्बुलेंस की है। तो जितने भी जीवदया फर्टिलिटी के लोग इस वेबिनार को देख रहे हैं, वो उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि हमको 100 गिरीश भाई बनाने पड़ेंगे पूरे इंडिया के लिए, 10,000 परेश भाई बनाने पड़ेंगे, और मेरे जैसे लाखों सामान्य कार्यकर्ता आप सबको साथ में मिलके बनाना पड़ेगा। ये बोलते हैं ना कि गोवर्धन पर्वत उठाने जैसा काम है और हम सबको ग्वाला बनना है। यही विनती और प्रार्थना के साथ आज का समस्त महाजन आयोजित बर्ड सेव कैंपेन का जो ये प्रथम, इस वेबिनार की प्रथम सीरीज आज समापन हुई है, और उसमें आप सब पूरे विश्व से हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे गो मातरम।